तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए, जहां वायदा कारोबार की जून सीरीज की है एक्सपायरी का दिन और बाजार है मजबूती के साथ दिन की ऊंचाइयों पर करते हुए कारोबार 15,000 को नॉक पार करने की कोशिश। देखते हैं कि आज आखिरी 1.5 घंटे में कुछ और मजबूती बनती है या फिर इन अहम लेवल से आएगी प्रॉफिट बुकिंग। कैसे रहेगा बचे हुए 1.5 घंटे का ट्रेड, क्या करें अगली जुलाई सीरीज की तैयारी, फोकस है इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। सर, आपने आज सुबह कहा भी था कि एक बड़ी मूव आ सकती है बाजार में और वैसा ही होते हुए दिख रहा है। 15,800 पर है निफ्टी। तो आइए जानते हैं अनिल जी के साथ कि एक्सपायरी के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। उससे पहले बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है। धीमे धीमे ही सही लेकिन मजबूती के साथ बढ़ते हुए बाजार आखिरी 1.5 घंटे से पहले दिन की ऊंचाइयों के करीब, और अभी अभी हमने 15,800 के लेवल को टच किया है और वहां पर पहुंचे भी हैं। तो काफी अच्छी तेजी के साथ बाजार ऊपरी स्तरों पर आते हुए दिख रहे हैं। वही रुझान आपको बैंक निफ्टी में भी दिखेगा। 34,900 पर बैंक निफ्टी भी आता हुआ दिख रहा है। तो दिन की ऊंचाइयों के करीब आपको दोनों ही इंडेक्स इस वक्त नजर आएंगे। ये एक अच्छा संकेत आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। दूसरा अच्छा संकेत जो आपको नजर आएगा वो ये है कि बाजारों में जो रुझान है तेजी का वो बनता हुआ दिख रहा है। और न सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी बल्कि आईटी इंडेक्स ये आज बाजार को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। टीसीएस, इन्फोसिस, माइंडट्री ये कुछ एक ऐसे शेयर है जो लाइफ टाइम हाई पर आज ट्रेड कर रहे हैं। तो इंडेक्स में जो मजबूती दिख रही है उसके पीछे दो सबसे बड़े सेक्टर्स हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए, एक है आईटी, दूसरा बैंक और कुछ हद तक तीसरा मेटल्स भी। ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जहां दमदार तेजी के साथ बाजार में आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। प्राइवेट बैंक्स मजबूत है, फाइनेंशियल से एनबीएफसीज मजबूत है, मेटल शेयरों से भी सहारा मिलता हुआ आपको नजर आएगा। डाउ फ्यूचर्स धीमे धीमे अपनी बढ़त को और मजबूत करते हुए 150 पॉइंट अब डाउ फ्यूचर्स मजबूत हो चुके हैं। और भारतीय बाजार भी अगर जोश में है तो उनके पीछे डाउ फ्यूचर्स ज्यादा है। यूरोप के बाजार 0.5% तक मजबूत है। और सबसे बड़ी बात है कि रिलायंस की बड़ी एजीएम से ठीक पहले रिलायंस का स्टॉक डे लो पर है, निफ्टी पर टॉप लूजर है। उसके बावजूद भारतीय बाजार अपनी तेजी को बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आमतौर पर आप ये मानकर चलें 1.5% मजबूत है, सेकंड टॉप लूजर है अदानी पोर्ट के बाद, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार दिन की ऊंचाइयों पर। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट बाजार के लिए कि रिलायंस की कमजोरी के बावजूद भारतीय बाजार हैं बेहद मजबूत। बिल्कुल सर, तो रिलायंस का पार्टिसिपेशन नहीं है पर एजीएम पर सबकी नजर बनी हुई है। आइए देखते हैं किस तरह के अनाउंसमेंट्स आते हैं। बस कुछ ही देर में शुरू भी होने वाला है, पर उससे पहले एक बाजार पर व्यू सर। ये एक्सपायरी रिलेटेड थोड़ा रोटेशन देखें, जिस तरह से आईटी फोकस में आ रहा है, बैंक्स में भी कुछ दिग्गज बैंक सपोर्ट दे रहे हैं, या फिर बाजार कुछ कहना चाह रहा है कि आई थिंक एक्सेंचर के भी नंबर्स आने वाले हैं, तो उससे पहले थोड़ा आईटी में भी एक्शन बनते हुए दिख रहा है सर। दीप, ये सेक्टोरल चर्निंग है, कभी आपको कहीं से तो कभी आपको कहीं से और सहारा आता हुआ दिखेगा। क्योंकि आमतौर पर जनरली एक सिंपल ट्रेड ये होता है कि रिलायंस की एजीएम है तो एजीएम के पहले रिलायंस मजबूत रहेगा और वो निफ्टी को सहारा देगा। लेकिन फॉर अ चेंज आज रिलायंस का स्टॉक आज उल्टा कमजोर है, लेकिन सेक्टोरल चर्निंग के हिसाब से दबे हुए पिटे हुए मेटल और बैंक्स ये आज आपको मजबूत आकर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और आईटी की लीडरशिप तो कमाल की है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। कमजोर रुपए के साथ और जिस तरह से ग्लोबल मूड माहौल बनता हुआ दिख रहा है, बेहतर होता हुआ दिख रहा है ग्रोथ को लेकर, आईटी स्पेंडिंग बढ़ने को लेकर, उसको देखते हुए अगर आईटी इंडेक्स वापस मजबूत होता दिख रहा है, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे 2 बड़े दिग्गज लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, तो वो वाकई में बाजार को सपोर्ट देने के लिए काफी है। तो ये सेक्टोरल टर्निंग आपकी चलती रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उसी का फायदा बाजारों को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली निफ्टी के सबसे बड़ा आराम, सबसे बढ़िया बात यही होती है कि कहीं न कहीं कोई न कोई सेक्टर आपको सहारा देने के लिए आ जाता है। कहीं कहीं से कोई कमजोरी हो तो भी वहां पर आपको, फॉर एग्जांपल अगर आपके लिए मेटल और बैंक्स कमजोर थे तो कहीं कहीं ऑयल एंड गैस सेक्टर आपका मजबूत हो जाता था। आज ऑयल एंड गैस सेक्टर कमजोर है तो मेटल और साथ ही साथ इन आईटी ने और बैंक्स ने आपको सपोर्ट कर दिया। तो चौतरफा खरीदारी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बाजार जिन लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं बेहद इंटरेस्टिंग लेवल्स है दीप। और मैं एक चीज कह सकता हूं, जो डेटा बनकर आ रहे हैं एक्सपायरी के दिन वो बहुत ही इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं। और इन डेटा के दम पर हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में कि क्या कुछ आगे हो सकता है आखिरी 1-1.5 घंटे में। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है इस वक्त आपके लिए। जी
चलिए सर, इंटरेस्टिंग डेटा है, उस पर नजर रहेगी। ग्लोबल मार्केट से भी सहारा है, डाउ फ्यूचर्स करीब 150 अंक ऊपर दिख रहे हैं, यूरोप में भी पॉजिटिव ट्रेड होते हुए दिख रहा है। आइए आपको बताते हैं आने वाले दिनों के लिए कौन से इवेंट्स पर भारतीय बाजारों के लिए रखनी है नजर, और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। वरुण, मानसी दोनों हमारे साथ तैयार हैं। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर रखनी है नजर। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। एक तो ओएनजीसी निफ्टी स्पेस में वायदा में अशोक लेलैंड के नंबर्स पर हमारी नजर है। इसके अलावा नाथ बायोजीन्स बोर्ड नतीजे, डिविडेंड और बायबैक पर आज विचार करेगा। इंडियन बैंक क्यूआईपी के फाइनल प्राइस को लेकर एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। कल काफी एक्शन पैक दिन रहेगा। नई सीरीज की शुरुआत होगी। वायदा की कंपनी आईजीएल अपने नतीजे जारी करने वाली है और नई सीरीज यानी जुलाई सीरीज से निफ्टी का लॉट साइज जो है 75 के बजाय 50 का हो जाएगा। साथ ही बजाज फिनसर्व का लॉट साइज 125 से 75 का हो जाएगा। वहीं कोफोर्ज का लॉट साइज, उसमें भी हम देख रहे हैं चेंजेस, 375 से लॉट साइज 200 का हो जाएगा। एबी फैशन, कोरोमंडल, इंडियन होटल्स, मेट्रोपोलिस वायदा बाजार में शामिल होते हुए दिखेंगे। इन्फोसिस का 9,200 करोड़ का बायबैक कल से खुलने जा रहा है। ये 24 दिसंबर तक खुला रहेगा और 1750 रुपए प्रति शेयर की यहां पर प्राइस तय की गई है। पीएनबी की बोर्ड बैठक होने जा रही है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की डील पर इस बोर्ड बैठक में चर्चा होने की संभावना है। एसबीआई शेयर होल्डर्स के साथ एक बैठक करने जा रहे हैं। वहीं बारबेक्यू नेशन पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक होगी। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस क्यूआईपी के फाइनल प्राइस पर बोर्ड मीट होगी। साथ ही इंडिया पेस्टिसाइड्स का आईपीओ जो है, जिसका आज दूसरा दिन है, कल वो बंद होता हुआ दिखेगा। शनिवार का दिन वीकेंड ऑफकोर्स कैश स्पेस के चुनिंदा कंपनियां हैं। अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट, एसजेवीएन, रिलायंस कम्युनिकेशन, रेपको होम फाइनेंस, इनके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। तो ये आज से लेकर शनिवार तक के ट्रिगर्स। बिल्कुल, ढेरों ट्रिगर्स हैं और स्पेशली कल का दिन तो काफी बिजी होने वाला है बाजार के लिए। कई सारे स्टॉक्स भी हैं आज खबरों के दम पर एक्शन में। आइए जानते हैं कुछ नाम जो वरुण लेकर तैयार हैं। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो कोल इंडिया और आईओसी को लेकर हमने जो आपको खबर देखी, जिसके जो कोल टू मेथनॉल प्रोजेक्ट है कोल इंडिया का, उसमें तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। 6000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने इस पर बैठक की है। आईओसी के साथ कोल इंडिया जो है मेथनॉल की मार्केटिंग करने पे बात जारी है। दोनों को मिलकर इसका एक प्लान रेडी करने के लिए कहा गया है। तो इसके चलते कोल इंडिया और आईओसी काफी हद तक फोकस में है। थंगमाइल ज्वेलर्स, यहाँ पे नतीजे आए हैं। मुनाफा 9 करोड़ से बढ़ के 14 करोड़ का आया है। आई 360 करोड़ से बढ़ के 740 करोड़ का आई है। निर्लॉन, यहाँ पे साल दर साल नतीजों में थोड़ी गिरावट है। रेवेन्यू 6.3% गिरे हैं। एबिटा मार्जिन जो है उसमें भी गिरावट आई है। 71.9% से गिर के 71.2%। मुनाफा 2.5% गिरा है। 29.4% से करोड़ से गिर के 28.7 करोड़ का है। कैडिला, यहाँ पे जायडस को यूएस एफडीए से एक दवा की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। बेसिकली फिंगोलीमोड नाम की ये दवा है जिसकी मंजूरी मिली है। इसके अलावा टीसीएस, आज वैसे भी ये स्टॉक जो लाइफ हाई पे ब्लॉकचेन बेस्ड एक सिमुलेशन लॉन्च किया है इस कंपनी ने। बेसिकली मार्केट्स के लिए, यानी कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए कॉर्ड्स नाम का ये जो ब्लॉकचेन बेस्ड सिमुलेशन है, इसको इस कंपनी ने लॉन्च किया है। वही एंजल ब्रोकिंग कंपनी ने स्मार्ट स्टोर लॉन्च किया है। ट्रेडर्स के लिए तकनीक काफ़ी जो है वो फायदेमंद रह सकती है, जिसको इस कंपनी ने लॉन्च किया है। ये भी एक सिमुलेशन तकनीकी है। एसबीआई कार्ड्स, इस कंपनी ने फैब इंडिया के साथ मिलके कॉन्टैक्टलेस कार्ड जो है उसको लॉन्च कर दिया है। लॉन्च करने की तैयारी में किया नहीं है, माफ़ कीजिएगा। वहीं जेएमआर इंफ्रा, खबरें थी ये कंपनी दरअसल इंडोनेशिया में कुछ माइंस बेचने वाली है, उसका इस कंपनी ने खंडन किया है। कहा है कि फिलहाल ऐसी कोई भी योजना जो है वो कंपनी की नहीं है। और एमएस फाइनेंशियल, इस कंपनी ने 100 करोड़ के एनसीडी को बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। तो इसके लिए भी एक खबर आई है आज। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए रखते हैं नजर बाजार के एक्शन पर और मोमेंटम बढ़ रहा है। 34,900 पर अब आपको निफ्टी बैंक आते हुए दिख रहा है और निफ्टी में भी 15,800 का लेवल आ चुका है इस समय। तो भरपूर एक्शन के साथ बाजार ट्रेड कर रहा है और आईटी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा उछाल है इस समय। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत करते हैं सबका। राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी, हिमांशु जी और संदीप जैन साहब हमारे साथ तैयार हैं। वागले साहब, टीसीएस बढ़िया सहारा दे रहा है इस समय दिग्गजों में। अगर आप देखें तो वैसे तो सारे आईटी स्टॉक्स ही मूव कर रहे हैं, टीसीएस पर क्या राय है सर? आफ्टरनून दीपांशु, आफ्टरनून अमीर, बिल्कुल आपने सही कहा। ब्रेकआउट, एक मल्टीपल स्विंग का ब्रेकआउट हो रहा है और करंट लेवल पे 3364 पे मुझे बहुत ज्यादा डाउन साइड लगती नहीं है। फ्रंट लाइन में टीसीएस और मिड कैप में माइंड की
आई थिंक ये दोनों स्टॉक्स लीड करेंगे आईटी स्पेस में, और मुझे और थोड़ी अपसाइड दिखती है। टीसीएस 34-20 तक 1 से 2 दिनों में जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय टीसीएस पर आती हुई, और टीसीएस बेहद मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। शुगर शेयरों में भी जबरदस्त तेजी है, और कई सारे शुगर स्टॉक जैन साहब ने लगातार रिकमेंड किए, हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहे, और मैं और जैन साहब यही चर्चा कर रहे थे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने सालों में हमने पहली बार शुगर साइकिल में इतनी स्ट्रांग रिकमेंडेशन सारे स्टॉक्स को लेकर दिए, जबरदस्त एक्शन आता हुआ भी दिखा है। हाल ही में 2 दिन पहले जैन साहब ने अवध शुगर भी रिकमेंड किया, बड़ी तेजी से दौड़ लगाता हुआ ये स्टॉक भी दिख रहा है। जैन साहब, शुगर शेयरों पर, अवध शुगर पर, या जो और कोई शेयर आपको पसंद हो, दें अपनी राय प्लीज। आज 13% का दमदार उछाल यहां पर आता हुआ दिख रहा है। जैन साहब, आपके ऑडियो में शायद कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? किरणोमेनिया, मेरे किरणोमेनिया लग गई है, किरणोफोबिया या किरणोमेनिया। चलिए, अब आवाज आ रही है। जी हाँ सर, बताइए। गलती से मैंने आज पहली बार म्यूट को चेक करके देखा कि म्यूट होता है क्या, तो बट एनीवेज, अवध शुगर मैंने कल रेकमेंड किया था अनिल जी, और 2 दिन पहले नहीं, कल किया। अवध शुगर तो जबरदस्त चल ही रहा है, और द्वारिकेश शुगर हो, बलरामपुर चीनी हो, कोठारी शुगर आपका और मेरा दोनों का फेवरेट, वो जबरदस्त चला। तो मुझे लगता है कि शुगर स्टॉक्स में अभी भी बहुत दमखम है। आप देखिए श्री रेणुका शुगर, हालांकि उसके बारे में भी रेकमेंड मैंने परसों एक शो किया था, हमने स्पेशल शो शुगर का, तब मैंने जिक्र किया था, और तब वो लकीली खुला हुआ था, और उसके बाद से नॉन स्टॉप 5-5% का सर्किट लग रहा है। इस स्टॉक को पहले रेकमेंड नहीं करते थे क्योंकि डेट्स वगैरह बहुत थे, और कुछ प्रोमोटर्स के चेंजेस जब हुए अभी, तो अब विलमार जैसा ग्रुप इसमें आ गया, 62% की इक्विटी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत चेंजेस आने वाले, और जिस तरीके का इनकी भी कैपेसिटीज है, ब्राजील हो, इंडिया हो, ओवरऑल, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये काफी सर्किट्स और भी दिखा सकता है। सो शुगर स्टॉक्स में आई एम वेरी बुलिश, और इधर मशीनरी वाले स्टॉक्स भी दिया, प्राज को भी पहले किया हुआ है, त्रिवेणी टर्बाइन है। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रक्चरल चेंज है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अननेसेसरली नहीं करे। इथेनॉल, जितना क्रूड ऑयल तेज होता है उतना इनको भी फायदा है, क्योंकि इथेनॉल की ब्लेंडिंग को लेकर सरकार वैसे ही बहुत एग्रेसिव है। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन शुगर स्टॉक्स। और अवध शुगर जो अभी चला आज, मुझे लगता है कि आज प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं करें, इसका टारगेट और भी यहां से 15 से 20% तक और बढ़ा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो शुगर स्टॉक्स पर रखिए नजर। ये है राय आपके लिए जैन साहब की तरफ से। अवध शुगर, अभी रिसेंटली बात हुई थी, मगध शुगर की बात हुई थी, श्री रेणुका आज सुबह भी इस पर राय दी थी। रजत बोस साहब ने मीडियम टर्म के लिए 50 के टारगेट्स की बात करी थी, और जैन साहब को भी पसंद आ रहा है। तो शुगर एक स्पेस है जहां पर आपको अच्छी तेजी बन रही है। बलरामपुर चीनी पर भी नजर रखिए, अच्छा मूव दिखा रहा है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कुछ सीमेंट स्टॉक्स भी आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हमने नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, मैं बात करी थी गॉडफ्रे फिलिप्स की, वहां पर भी देखिए स्टॉक एक्शन में है, मूवमेंट आपको बढ़िया दिखा रहा है। एसबीआई कार्ड पर भी एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। अभी थोड़ी देर पहले एक स्पाइक आया था। कुणाल जी, जरा एसबीआई कार्ड के चार्ट देखें, यहां पर मूव आया था जब से वो ब्लॉक डील हुई, 1000 के नीचे ही स्टॉक अटका हुआ है, बट अभी जो मूव आया है वहां पर कोई ट्रेडिंग का मौका दिखता है सर? देखिए, बिल्कुल दीपांशु, चार्ट बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल हमने कल भी चर्चा की थी, अगर मुझे ठीक याद है, और मैंने कहा था कि भी स्ट्रक्चर ओवरऑल अच्छा है, सपोर्ट के आसपास अब स्टॉक आ चुका है, तो इस पे एक बाउंस आना चाहिए। वही आपको आज होता हुआ दिख रहा है, और मुझे लगता है कि इसमें और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। यहाँ पर ऐसी कोई खरीदारी की तुरंत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन स्तरों पर धीरे धीरे करके स्टॉक को अक्यूमुलेट करें। मुझे लगता है कि वापस से आपको 1050 के लेवल स्टॉक में देखने को मिलेंगे, तो हर गिरावट में मेरी खरीदारी की राय। ओके, हर गिरावट पर खरीदारी की राय है, ये है आपके लिए व्यू। जहां तक सवाल है एसबीआई कार्ड का, अच्छे मूवमेंट ये काउंटर भी दिखा रहा है। एक और स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक आप कह सकते हैं जहां पर अच्छी मूव आ रही है, कल्पतरु पावर, इस पर भी नजर रखिए। आइए सुमित जी से एक राय लेते हैं इस काउंटर पर। सुमित जी, कल्पतरु के चार्ट देखिए, 430 के लेवल्स पर आया है, मूव भी आती हुई दिख रही है काउंटर में, क्या चल रहा है, इसकी चार्ट्स क्या कह रही है? दीपांशु, कल्पतरु पावर में अभी और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक कल से एक लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस दिखा रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कल्पतरु पावर में यहाँ के ऊपर में 440 से 450 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो पोजीशन होल्ड करके चले, स्टॉक में अभी और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा।
ओके, पोजीशन होल्ड करके चलें। स्टॉक में और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। HDFC बैंक, इसमें हो रही है खरीदारी, 1512 के लेवल्स पर आया। सुबह जी HDFC बैंक पर आई थिंक अभी 2 दिन पहले आपसे बात ही हुई थी, व्यू दें HDFC बैंक पर। ये एक्सपायरी रिलेटेड मूव है या कुछ एक्शन और बनते हुए देखते हैं? बिल्कुल दीपांशु, मैंने बाय का व्यू भी दिया था और वहां से स्टॉक अच्छा खासा ऊपर है। 1525 से लेकर 1550 तक का मूव मेरे को लग रहा है HDFC बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो एक एक्सपायरी के बाद वाला मूव स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर, जो मेरे को लग रहा है कि बैंक निफ्टी जैसे 35,000 के लेवल तोड़ेगा तो उसके बाद बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम बढ़ेगा और ये फ्रंट लाइनर प्राइवेट बैंकिंग या दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। तो HDFC बैंक में पोजीशन होल्ड करे, जिन्होंने 1480 के आसपास से खरीदारी कर रखा है उन लोगों ने। ऊपर में 1525 1540 के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे। अगर 1540 के लेवल टूटते हैं तो 1600 तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे। तो मेरी तरफ से पोजीशन होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। बिल्कुल, पोजीशन होल्ड करके चलें। HDFC बैंक पर अच्छी मूव आ रही है। हिमांशु जी, इन्फोसिस पर भी अपनी राय दें सर, वहां पर भी अच्छी मूव आ रही है। 1550 के लेवल पर आया है, कल से बायबैक भी शुरू हो जाएगा। 1750 का बायबैक प्राइस है। क्या राय देंगे इन्फोसिस पर सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, क्लियरली ऑल टाइम हाइज के आसपास स्टॉक काम कर रहा है और पिछले कुछ दिनों की कंसोलिडेशन के बाद आज यहाँ पर फिर से एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इस स्टॉक में बने रहें। बायबैक का जो प्राइस है वो स्ट्रीट काफी ऊपर का एक्सपेक्ट करके चल रही है। मुझे लगता है कि ट्रेडिंग के लिहाज से 1535 1540 अच्छा एक एंट्री लेवल है, जहां पर कोई भी अगर कोई डिप मिलता है तो खरीदारी करके चलें। 1520 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन शॉर्ट टर्म के लिए भी बनाई जा सकती है। मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में यहाँ पर 1600 रुपए के लेवल्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 1600 की तैयारी कर रहा है इन्फोसिस। यहां पर मोमेंटम है, TCS में मोमेंटम है, विप्रो में आ रही है खरीदारी, HCL टेक भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और टेक महिंद्रा में भी एक्शन है। तो IT स्टॉक से अच्छा सहारा बाजार को मिलते हुए दिख रहा है। एशियन पेंट्स भी आज बाउंस बैक कर रहा है, वापस 3000 के लेवल के ऊपर आया है। कुणाल जी, एशियन पेंट्स पर कोई राय सर? इस समय डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है काउंटर। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट है दीपांशु। बाजार कैसा भी हो, बाजार में तेज़ी हो मंदी हो, एशियन पेंट अपनी चाल से लगातार ऊपर की ओर अग्रसर है। तो हर गिरावट में मेरी राय में दीपांशु बाय करना चाहिए। आज का स्ट्रक्चर भी अच्छा है, एक कैंडल बन रही है जिसको काफ़ी बुलिश माना जाता है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट्स पर। तो मुझे लगता है कि कल भी आपको फॉलो थ्रू बाइंग देखने को मिलेगी। बहुत शॉर्ट टर्म का व्यू दूं तो मुझे लगता है कि 3100 तक स्टॉक जाना चाहिए और मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड तो बिल्कुल है ही। तो गिरावट में हमेशा धीरे धीरे करके एशियन पेंट्स को अक्यूमुलेट करें। कम गिरावट देता है बट जरूर हर गिरावट में अक्यूमुलेशन का मौका होता है एशियन पेंट्स पर, तो इस पर भी रखनी है नजर। बंसल जी, L&T टेक पर अपनी राय दें सर, क्योंकि बाकी मिड कैप IT काउंटर्स की तरह यहां पर भी तेजी है। 2.5% ऊपर L&T टेक इस समय। देखिए दीपांशु, बेहतरीन यहाँ टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 2893 के अराउंड चल रहा है और इस पे दीपांशु पहले भी मैंने यहाँ पे टारगेट दिए हुए हैं। दिवाली 2021 के 3300 3400 के आराम से टारगेट्स देखने को मिलेंगे। बढ़िया स्टॉक है, करेक्शंस पे बाय करना चाहिए और ट्रेडिंग के नजरिए से लेना है तो दीपांशु यहाँ पर अब नजर रखनी चाहिए लेवल्स पर। 2910 के, आज के हाइस 2930 के हैं। 2910 एक मेजर लेवल है। इसके ऊपर की जब क्लोजिंग आएगी तब स्टॉक एक नई टेरिटरी में जाएगा, तब एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। तो जिनके पास है होल्ड करें, ब्रेकआउट पे लेना है तो 2910 के ऊपर खरीदारी की राय होगी। ओके, तो ये है आपके लिए L&T टेक। 2910 का इंतजार करें, अनदर 15 रुपए की मूव और उसके बाद आप यहां पर और अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए देख सकते हैं। ग्रीव्स कॉटन, हिमांशु जी जरा इसके चार्ट पर आप राय दें। मूवमेंट बढ़िया आ रहा है, सुबह से ही एक्शन में है और 9% की तेजी के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ग्रीव्स कॉटन में अब यहां से कैसा मोमेंटम देखते हैं? देखिए, हम काफी समय से ग्रीव्स कॉटन को पहले भी रिकमेंड करते आए हैं और लास्ट वीक में हमने देखा कि जब इस स्टॉक ने जैसे ही 155 160 का जो एक रेजिस्टेंस जोन था उसको पार किया, उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन बनता हुआ नजर आया और हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर अच्छी फॉलोअप बाइंग भी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में निकला है, आगे चल के काफी अच्छे यहाँ पर ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर किसी भी गिरावट पे स्टॉक को खरीदारी करके चलें। 175 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन है जिसके नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है बहुत शॉर्ट टर्म में स्टॉक 200 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। और इसी के साथ दीपांशु जी एक बिगुल की गुजारिश है आपसे। बिल्कुल सर, एक बिगुल बजा जाए हिमांशु जी के लिए। BTSTT।
बताएं सर। दीपांशु जी, शुगर स्टॉक्स की आपने बात करी थोड़ी देर पहले, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में देखने को मिली थी, जिसका नाम है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। 186-187 के आसपास स्टॉक काम कर रहा है और स्टॉक ने पिछले 3-4 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद आज एक अच्छा अपमूव दिया, वापस से सपोर्ट जोन को रिटेस्ट किया, और जिस हिसाब से स्टॉक पोजीशनड है दीपांशु जी, मुझे लगता है कि ये स्टॉक 200 रुपए के पार जाने के लिए तैयार है। बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है, बहुत ही स्ट्रांगली पोजीशनड है चार्ट्स। मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करके चले 182 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 197 रुपीज का पहला टारगेट और 205 रुपए के दूसरे टारगेट के लिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग में खरीदारी की सलाह है। ओके, तो ये है वो बेहतरीन स्टॉक शुगर कंपनी, और यहाँ पर खरीदारी की राय एसआईपी स्टॉक्स में भी आपके लिए आती हुई दिखी थी, क्योंकि एसआईपी स्टॉक्स में भी हमें लगा कि शुगर शेयरों में जो बढ़िया तेजी है उसका फायदा इसे मिलेगा, और वहां से स्टॉक मेरे ख्याल से 150 रुपए के नीचे के आसपास 140 रुपए के आसपास जहां तक मुझे याद है वहां पर हमने यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी थी, और वहां से स्टॉक देखिए बहुत ही बेहतरीन तेजी के साथ आपको मजबूती के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो ये है पहला स्टॉक आज के क्लोजिंग शो का जिसके लिए खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। देखिए, एक और स्टॉक जो बड़ा एक्शन में है वो है सीएसबी बैंक। पिछले कुछ दिनों में इस बैंक में बड़ी तगड़ी तेजी देखने को मिली है। क्या है वजह, पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं देवांशी बताइए। अनिल जी, आप देखिए सीएसबी बैंक यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टर्स फेवरेट हो चुका है, क्योंकि लगातार इसमें अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है और अच्छे रिटर्न्स कंपनी ने दिए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले कई समय में हमने देखा है कि लगातार इसमें खरीदारी आती हुई दिख रही है। रिटेल निवेशक भी इसमें हम देख रहे हैं कई समय से खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले एक साल में इस बैंक ने 74% तक के रिटर्न्स ऑलरेडी दे दिए हैं। अच्छा ग्रोथ पर्सपेक्टिव इस बैंक का यहाँ से भी आता हुआ दिख रहा है। FY21 में शानदार नतीजे आते हुए दिखे थे और इसके चलते स्टॉक ने 52 वीक हाइज बनाए थे। मैं आपको बता दूं कि ये गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में काफी अग्रेसिव होता हुआ दिख रहा है, वहां से काफी अच्छी शानदार ग्रोथ आती हुई दिखी थी। और आप देखिए पिछले 2 तिमाही से इनके जो एडवांसेस हैं, डिपॉजिट्स हैं, वो काफी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और जब भी कोई बैंक के डिपॉजिट बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इनके जो कॉस्ट है वो काफी कम हो जाती है और इसके चलते बैंक को फायदा होता हुआ दिखेगा। देखिए जो बैंक की ग्रोथ है, जो सेक्टर की ग्रोथ है उससे कई ज्यादा बैंक की ग्रोथ आती हुई दिख रही है। एडवांसेस की बात करें तो सेक्टर करीब 12 to 13% के आसपास बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर सीएसबी बैंक की बात करें तो 21% तक की ग्रोथ हमने देखी है। डिपॉजिट्स में भी सिमिलर स्टोरी है। अब देखिए ओवरऑल इंडस्ट्री करीब 6 से 7% तक डिपॉजिट्स बढ़े हैं, लेकिन सीएसबी बैंक के 27% तक डिपॉजिट्स बढ़ते हुए दिखे हैं। तो इंडस्ट्री से आगे चल रही है, अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। और यही नहीं, अगर आप FIIs और म्यूचुअल फंड के निवेश की बात करें तो मार्च में हमने देखा था म्यूचुअल फंड की करीब 6.5% तक की होल्डिंग थी, जो कि अब मार्च 21 में 7.7% से भी ज्यादा हो चुकी है। FIIs की भी अगर बात करें तो सिमिलर स्टोरी है। मार्च में हमने देखा था करीब 3.5% तक की होल्डिंग थी। FY21 की अगर हम बात करते हैं मार्च की तो करीब 5.3% से ज्यादा की होल्डिंग है। तो ओवरऑल इन्वेस्टर्स को पसंद आ रहा है और जो ग्रोथ स्टोरी है वो भी काफी ज्यादा मजबूत है। मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस बना हुआ है। ओके, तो ये है आपके लिए सीएसबी बैंक। अच्छी तेजी में आ रहा है। देखिए, और देवांशी की रिसर्च के बाद स्टॉक पर भी आपको रिएक्शन आते हुए दिख रहा है। यहाँ पर अच्छी मूव है एंड आई थिंक लास्ट टाइम एक बार 10 की कमाई में राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से यहाँ पर रिकमेंडेशन भी आई थी। बंसल जी, सीएसबी बैंक अच्छे मोमेंटम में है, कुछ ट्रिगर्स भी हैं जो देवांशी ने हाईलाइट करें। चार्ट्स क्या कह रही हैं सर? चार्ट पे बड़ी पिक्चर देखें तो ये बैंक छोटे मझोले बैंकों में अकेला बैंक है जो अपने नए लाइफ टाइम हाइज के आसपास चल रहा है। नए हाइज लगाने के बाद स्टॉक में करेक्शन आई है। टेक्निकली पैटर्न काफी बढ़िया है। नीचे में अगर हम देखें तो 317 से लेकर 320 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। किसी भी करेक्शन में अगर 324, 325 के अराउंड मिलता है तो बाय एंड होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे पहला टारगेट 340 का है और 340 के लेवल्स क्रैक होते हैं, उसके ऊपर निकलता है तब यहाँ पर 352, 355 के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए सीएसबी बैंक रिएक्ट कर रहा है और आप यहाँ पर एक्शन आगे और बनते हुए देख सकते हैं
ये है राय आपके लिए सीएसबी बैंक पर। इस बीच टेलीकॉम स्टॉक्स पर रखिए नजर। रिलायंस माफ कीजिएगा, उसकी ईजीएम चल रही है। भारतीय एयरटेल फिलहाल फिसला है, 1% ही गिरा है, कोई ऐसी भारी गिरावट नहीं है, डेज लो पर आया है। और वोडाफोन आइडिया पर भी आप थोड़ा प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं, तकरीबन 2.5% की गिरावट है। नजर रखें टेलीकॉम स्टॉक्स पर, नजर रखें रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पर भी जहां पर एक्शन बन रहा है। पर नजर रखनी है रियल एस्टेट काउंटर्स पर भी, यहां पर कुछ खबरें बन रही हैं, कुछ नए ट्रिगर्स आते हुए दिख रहे हैं, जिसकी रिसर्च तैयार करी है मानसी ने। मानसी बताएं रियल एस्टेट में क्या चल रहा है। जी बिल्कुल दीपांशु, देखिए कोरोना की जो दूसरी लहर है, जो कि पहली लहर से ज्यादा खतरनाक थी, उसमें भी रियल एस्टेट की सेल्स की अगर बात करें तो वहां पर कोई ज्यादा असर पड़ता हुआ नहीं दिखा। इनफैक्ट कोरोना की दूसरी लहर में भी रियल एस्टेट की बिक्री का मजबूत प्रदर्शन हमने देखा है। अप्रैल जून के बीच बिक्री जो है 93% बढ़ी है और ये बढ़कर 24,570 यूनिट पर जाती हुई दिखी है। घरों की बिक्री में एमएमआर और पुणे सबसे आगे नजर आ रहे हैं और नए लॉन्चेस में हैदराबाद आगे हैं, करीब 8,850 यूनिट के साथ सबसे आगे हैदराबाद की मार्केट है। प्रीमियम बजट घरों की कैटेगरी में सबसे ज्यादा नए लॉन्चेस होते हुए दिखे हैं। प्रीमियम बजट यानी 80 लाख से लेकर 1.5 करोड़ की जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा लॉन्चेस हमने देखे। और इस बार सरप्राइजिंगली अफोर्डेबल हाउसिंग ऑफकोर्स सब घर खरीदार की नजर में होता ही है, लेकिन इसके साथ ही प्रीमियम बजट होम्स भी हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि इस पर भी घर खरीदारों की पसंद या रुझान जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। घरों की बिक्री के उछाल को अगर देखें Q4 FY21 की अगर बात करें, इस साल 63,390 यूनिट्स की बिक्री होती हुई हमने देखी है, जो कि पिछले साल 58,290 यूनिट थी। और Q1 FY22 यानी कि जून में अब तक 24,570 यूनिट की बिक्री इस साल होती हुई दिखी है। सेम ड्यूरेशन पिछले साल 12,740 यूनिट की बिक्री हमने देखी थी। तो क्लियरली कह सकते हैं कि काफी अच्छे लेवल्स पर, और इनफैक्ट अगर जून पिछले साल के मुकाबले देखें तो 93% की बढ़ोतरी यहां पर बिक्री में देखने को मिल रही है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 20,350 यूनिट के साथ सबसे आगे बिक्री देखने को मिल रही है। उसके बाद पुणे, दिल्ली मार्केट, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता, इसी तरह सातों बड़े शहरों में बिक्री का ट्रेंड जो है उसमें बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। तो क्लियरली कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद हम देख रहे हैं कि नए घर के लॉन्चेस और साथ ही घरों की बिक्री के ट्रेंड में इजाफा ही हुआ है। बिल्कुल, तो कोरोना की दूसरी लहर का कोई ज्यादा बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है रियल एस्टेट काउंटर्स पर। यह है आपके लिए रिसर्च। और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इस स्टॉक पर तो इस हफ्ते हमने काफी कॉल्स देखी हैं। आज सुबह भी रजत बोस साहब इस पर खरीदारी की राय देके गए थे। कल राकेश जी, कुणाल जी की स्पेशल पिक थी, उससे पहले अनिल जी ने भी रेकमेंड किया था ट्रेड के लिए। और देखिए 5-5.5% की तेजी इसमें बनी हुई है। जैन साहब, अगर कोई रियल एस्टेट काउंटर खरीदना हो तो आपकी कोई पसंद है इस समय सर? कोई रिकमेंडेशन देंगे? देखिए रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक तो प्रेस्टीज मुझे हमेशा से अच्छा लगा, और कुछ महिंद्रा लाइफ स्पेसेस भी पहले रेकमेंड किया करते थे, अब बहुत ज्यादा तेज हो गया है। और एक मैंने आजकल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इसके बारे में काफी रेकमेंड कर रहा हूँ, भले मेरे रेगुलर कई बार वेबिनार्स में भी किया और कई बार जब भी डिस्कशन होती है। तो REIT में एम्बेसी REIT अच्छे लेवल्स पे है, अभी अच्छा करेक्टेड भी हुआ ऊपर से, और मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे देखा जा सकता है। बाकी ये जो बॉम्बे बेस्ड प्रॉपर्टीज है, गोदरेज प्रॉपर्टीज और इवन छोटी कंपनीज में PSP प्रोजेक्ट्स है, वहां पे देखा जा सकता है। सो ओवरऑल रियल एस्टेट स्टॉक में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और बैलेंस शीट की क्वालिटी पे ध्यान दे। सो ओबेरॉय एंड गोदरेज बॉम्बे की प्रॉपर्टीज में, और प्रेस्टीज जो कि बॉम्बे में भी फॉरे कर रहे हैं, और तीसरा जो मैंने महिंद्रा लाइफ स्पेसेस डिक्लाइंस पे लेने की बात करें, और एक REIT, इन पे ध्यान दे। और बाकी PSP प्रोजेक्ट्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ओके, तो ये है वो सारे स्टॉक्स जहां पर आपको दिखेगा एक्शन। रियल एस्टेट शेयरों में भी बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है, बढ़िया एक्शन आता हुआ दिख रहा है। एक्शन आएगा उन दो शेयरों में जो अब आपके सामने आने वाले हैं और लाने वाले हैं सेठी साहब। वक्त है 2:30 बजे सेठी साहब से मुलाकात करने का। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब, स्वागत है। इस वक्त जब बिगुल का और खबरों का अकाल पड़ा हुआ है, कॉल्स का, तब आप आए हैं। इस वक्त बताएं 1, 2, 3 कितनी कॉल्स देने वाले हैं और क्या है आपका कॉम्बिनेशन? गुड आफ्टरनून अनिल जी। 2 स्टॉक्स में खरीदारी करनी है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है अनिल जी आज। बताएं सर, शुरुआत कीजिए।
अनिल जी, जो पहला स्टॉक है वो सेक्टर अभी चर्चा में है, सबके रडार पे है और फोकस में भी है, शुगर का सेक्टर। और यहाँ से कई स्टॉक्स मैंने पहले भी दिए हैं, सबने बहुत अच्छा दमदार रिटर्न दिए हैं। आज जो स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ वो स्टॉक है जो कि कंपैरेटिवली ज्यादा चला हुआ नहीं है। स्टॉक का नाम है EID पैरी, साउथ वेस्ट शुगर कंपनी है, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है जो कि शुगर और न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाती है। शुगर में ब्रांडेड शुगर है इनका पेरिस प्योर नाम का, जो कि काफी पॉपुलर है। उसके अलावा ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर भी अमृत नाम से ये कंपनी का आता है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। बट ये तो एक साइड ऑफ द स्टोरी है। जो शुगर की तेजी चल रही है वो तो इसमें बिल्कुल रिफ्लेक्ट होगी। आने वाले वीक में इसके नतीजे भी आने हैं और जिस तरह से बाकी के शुगर कंपनीज के नतीजे आए हैं इसके भी अच्छे आने चाहिए। और शुगर में जो एक एथेनॉल की भी अच्छी स्टोरी डेवलप हो रही है, उसके कारण से भी पूरा सेक्टर फोकस में है। बट इसके अलावा जो एक मेजर ट्रिगर है वो है, या मेजर जो इसमें प्ले आउट हो सकता है ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ, वो इस कंपनी की कोरोमंडल इंटरनेशनल जो कि इनकी ग्रुप कंपनी है उसमें 56.4% की हिस्सेदारी है। कोरोमंडल इंटरनेशनल जो कि स्टॉक बहुत ही अच्छा कर रहा है और अपने 52 वीक हाई 900 के आसपास ट्रेड करता है, उसमें जो इस कंपनी की हिस्सेदारी है उसकी मार्केट वैल्यू आती है 15,000 करोड़ और इस कंपनी की खुद की मार्केट कैप सिर्फ 7,500 करोड़ है। तो एक तो वो जो डिस्काउंट है वो है, दूसरा इसका खुद का अच्छा खासा शुगर का न्यूट्रास्यूटिकल्स का कारोबार है, दमदार फंडामेंटल्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26%, पिछले 3 साल का पैट का कैगर भी जबरदस्त रहा है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को 428-29 इस लेवल पे बिल्कुल खरीदने की सलाह है। और मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में 450 का टारगेट है, लुकिंग एट द इंटरेस्ट इन शुगर स्टॉक्स, और स्टॉप लॉस रखना है 420 रुपए का। तो आपको कि जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं आप, कोरोमंडल इंटरनेशनल, जिसमें 50% हिस्सेदारी है EID पैरी की, उसका कल से वायदा कारोबार में पदार्पण हो रहा है। तो जी हां, कोरोमंडल इंटरनेशनल कल से वायदा कारोबार का हिस्सा बनेगा और EID पैरी के पास है उसकी 50% स्टेक। तो EID पैरी होल्डिंग कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल की। तो 4 स्टॉक जो कल से वायदा कारोबार में शामिल हो रहे हैं, कोरोमंडल, मेट्रोपोलिस, एबी फैशंस और साथ ही साथ इंडियन होटल। तो इंडियन होटल भी कल सेठी साहब के रडार पर था। आज कोरोमंडल ना सही, उसकी पेरेंट कंपनी EID पैरी, ये है वो स्टॉक जहां पर आपके लिए खरीदारी करने के लिए बहुत ही बढ़िया मजबूत शुगर कंपनी है। आई थिंक शुगर कंपनियों में बैलेंस शीट के लिहाज से देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट होगी। जैन साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी ये रहा है जहां तक मुझे याद है। जैन साहब, आपको भी पसंद है ना EID पैरी? बिल्कुल अनिल जी, आपके, मेरे, सेठी साहब के, हम सब 200 रुपए से रेकमेंड करते हैं, अब तो 430 हो गया और अभी भी बहुत सस्ता लगता है। और इत्तेफाक ये देखिए, परसों जो स्पेशल शो था रिजल्ट्स को लेकर, तो ट्यूसडे के दिन, उस दिन भी मैंने 1 बजे वाले शो में ये स्टॉक को रेकमेंड किया शुगर सेक्टर से। तो EID पैरी सर्टेनली इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। और जो आपने लॉजिक बताई, अब FN परफॉर्म करेगा। एंड बेस्ट पार्ट इज बहुत कंसोलिडेटेड और अच्छे लेवल्स पे अभी भी। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त EID पैरी पर। ये सेठी साहब की पसंद का स्टॉक। दूसरा स्टॉक बताएं सर। अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है, जो कई बार मैंने चैनल पर रिकमेंड करा है और आजकल चूंकि बाजार एलिवेटेड लेवल्स पे है, तो जो अच्छे स्टॉक्स है जो एक अच्छे खासे लेवल्स पे जाके फिर प्रॉफिट बुकिंग के कारण थोड़े गिर जाते हैं, कंसोलिडेट करके वापस चलने को तैयार होते हैं, उस तरह के स्टॉक्स पे नजर है। बट फंडामेंटल्स बहुत ही दमदार है। स्टॉक का नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, IEX, जो कि मेरी दिवाली पे भी पिक थी साल भर के लिए। उस समय 180-90 के लेवल्स पे मैंने रिकमेंड करा था, अभी 373-74 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये कंपनी भारत की इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की एक मोनोपोली वाली कंपनी है। 95% के करीब का मार्केट शेयर है, जबरदस्त बिजनेस मॉडल है, 89% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी 45%, एक जीरो डेट कंपनी है। और ये जो पावर की ट्रेडिंग होती है भारत में, जो आमतौर पे आप अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में देखेंगे तो 40 to 50% ऑफ द टोटल जो पावर कंजम्पशन है वो एक्सचेंज में ट्रेड होता है, जबकि भारत में ये जो आंकड़ा सिर्फ 4% का है। तो आने वाले सालों में भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के सामने। इसके अलावा अगर आप इसमें जो इन्वेस्टर्स जिनका इंटरेस्ट है वो देखेंगे तो बहुत ही नामी गिरामी निवेशक इसमें निवेश किए हुए हैं, जैसे फिडेलिटी, निपॉन AMC, मिरे एसेट मैनेजमेंट, SBI लाइफ, इवन MIT जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रिनाउंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है US का, वो भी इसमें हिस्सेदारी ओन करता है। बाकी अभी थोड़े दिन पहले दालमिया पावर ने कुछ अपनी हिस्सेदारी बेची थी, उसके कारण से थोड़ा प्रेशर देखा और वही एक सही समय है मेरे हिसाब से इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करने का। और बाकी मार्च क्वार्टर के नतीजे भी बहुत ही दमदार थे और इनकी एक सब्सिडियरी है इंडियन गैस एक्सचेंज, उसमें भी हाल ही में अदानी गैस
गेल, टोरेंट गैस, ये तीनों ने 5-5% हिस्सेदारी ली है और इवन एनएससी से भी बात चल रही है इनकी, वो भी 26% स्टेक शायद लेने वाली है इसमें। और बाकी एक और ट्रिगर जो रहेगा फंडामेंटल्स के अलावा वो एनएससी का आईपीओ रहेगा, वो भी जल्दी आने वाला है और एनएससी के आईपीओ को जबरदस्त डिमांड है ग्रे मार्केट में, दमदार, मेरे ख्याल में बहुत ही एग्रेसिवली प्राइस इश्यू होएगा। उस समय ये जितने एक्सचेंजेस हैं, एमसीएक्स, बीएससी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये सब की री रेटिंग होगी, तो इस स्टॉक को बिल्कुल करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। शॉर्ट टर्म का मेरा टारगेट है 390 का, स्टॉप लॉस रखना 368 रुपए का, बट इस स्टॉक में मुझे लगता है मीडियम से लंबी अवधि के लिए बिल्कुल बने रहना चाहिए, कुछ क्वांटिटी पोर्टफोलियो में मेंटेन करनी चाहिए इस स्टॉक से। ट्रेड के लिए तो ऑफकोर्स आप खरीद सकते हैं, बट पोर्टफोलियो स्टॉक है और वहां से आपको इस पर रखनी चाहिए नजर। तो IEX और साथ ही EID पैरी, ये हैं दो स्टॉक्स जो सेठी साहब को पसंद है। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स देने के लिए। आइए फिर चलते हैं अनिल जी के पास इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। सर, ग्लोबल मार्केट्स में तो बढ़िया मूड माहौल है इस समय। 150 पॉइंट से ज्यादा की तेजी आपको डाउ फ्यूचर्स पर आती हुई दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी आपको पॉजिटिव रुझान दिखा रहे हैं, 0.5% की तेजी वहां पर भी है। यूरोप में अच्छी शुरुआत हुई है। यूके के बाजार थोड़े सपाट हैं, बट जर्मनी और फ्रांस में 1% की तेजी दिख रही है। कच्चे तेल में तेजी कायम है, ब्रेंट 75-50 के ऊपर है और आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर भी आज थोड़ा बाउंस बैक कर रहे हैं। एशिया की बात करें तो हांगकांग वॉलेटाइल डे रहा, बट हल्की सी बढ़त के साथ ही बंद हुआ। ग्लोबल क्यूज तो अच्छे हैं सर, बताएं हमें क्या करना चाहिए। दीप, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैक और ब्रेक लेवल के आसपास निफ्टी इस वक्त ट्रेड कर रहा है, जो कि 15,800 का है। मतलब ये लेवल अगर पार हुआ तो 50-75 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ आने की संभावना बन सकती है अगर 3 बजे के पहले हम 15,800 के ऊपर निकलकर टिक जाएं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं, 15,800 के कॉल ऑप्शन पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 80 लाख शेयरों का, ठीक है, वहां पर आप खड़े हैं। तो अगर उसको पार करके निकलते हैं और ऊपर टिकते हैं तो जाहिर सी बात है कि आखिरी 1 घंटे में आपके लिए और शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी। अदरवाइज 15,800 चूंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का लेवल है तो वो रुकावट के लेवल के तौर पर काम करेगा। 15,800 के पुट पर भी 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और इन्होंने जाहिर सी बात है दिन भर में काफी नीचे के लेवल देखे भी हैं, तो वो कोशिशें करेंगे इन लेवल के आसपास पोजीशन हल्की की जाए। तो 15,800 मेक और ब्रेक लेवल है, रुकना है तो भी यही सबसे बढ़िया लेवल, और जो सबसे बड़ा लेवल होता है अगर उससे बाजार सही वक्त पर पार करके टिके तो फिर एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती। तो यहां से कुछ और अच्छा चाहिए और वो ग्लोबल मार्केट से मिल चुका है कि डाउ फ्यूचर्स ऑलरेडी 150 पॉइंट ऊपर है, तो आपके लिए अच्छा संकेत दे ही रहे हैं। अब लोकली अगर कुछ और अच्छा आपको देखने को मिले तो 15,800 को हम पार करेंगे और 15,800 को अगर 3 बजे के पहले पार करके हम टिके तो फिर यहां से मुझे लगता है कि आराम से आज आप 15,850 15,860 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। ये लेवल्स हो सकते हैं जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है, 15,800 15,865 ऊपर की तरफ। अगर 15,800 पार की नहीं तो फिर 15,700 आपके लिए बहुत मजबूत सपोर्ट है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पर है, वहां भी ओपन इंटरेस्ट 75 लाख शेयरों का है, जिसमें से 46 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो इस बात की फिर पूरी संभावना है कि आप 15,700 के नीचे बंद नहीं होंगे। ये तो ब्रॉड रेंज होगी, लेकिन उससे पहले एक बीच में मजबूत सपोर्ट और निकल कर आ रहा है, वो है 15,750 का, जहां 47 लाख शेयर हैं और 37 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो अब तक ये जो डेटा दिख रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 15,750 15,800 के बीच में एक्सपायरी होने की संभावना ज्यादा है। एक ही कंडीशन है, जिस तरह से बार बार निफ्टी 15,800 को पार करने की कोशिश कर रहा है, वहां पर आ रहा है, नॉक नॉक कर रहा है। अब अगर निकल गया 15,815 तक हम फ्यूचर्स पे पहुंचे भी हैं और कैश में भी मेरे ख्याल से 15,800 के ऊपर एक बार निकले हैं, और अगर हम 15,800 के ऊपर निकलकर टिक गए तो फिर यहां से एक बढ़िया तेजी बन सकती, तो उस पर आपको नजर रखना है। अदरवाइज 15,814, जी हाँ, ये हमारा आज का हाई है। अब नया हाई बनाने पर आपको एक बढ़िया तेजी, इंट्राडे में नया हाई बनाने पर बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज 15,750 15,775 के आसपास आपको एक्सपायरी होते हुए दिख सकती है। तो निफ्टी पर ये राय है दीप इस वक्त। अब आइए आप बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में आप देखिए अभी बैंक निफ्टी आपका चल रहा है 34,885, आज का ही है 34,935 के आसपास का, करेक्ट। 34,875 35,000 हमारे लिए सेल जोन है, और अभी तक के जो डेटा है उसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि बैंक निफ्टी के लिए 35,000 को पार करना बहुत मुश्किल है। असंभव तो कभी भी कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो डेटा बनकर दिख रहे हैं उस हिसाब से 35,000 के कॉल ऑप्शन पर 33 लाख शेयर हैं
बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, आसानी से पार होगा नहीं। तो 34,900 के 35,000 के रेंज के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 35,050 के पार निकल कर टिके तो ही फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए, अदरवाइज 35,000 आपके लिए क्लियर कट ऊपर की तरफ का लेवल है। और नीचे की तरफ जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 34,700 से 34,800 की रेंज में। तो ऐसा लग रहा है बचे हुए 1 घंटे में बैंक निफ्टी 34,700 से 35,000 की रेंज में वक्त बिताएगा और इसकी किसी भी एक और जाने की संभावना कम नजर आती है। मेरा फोकस पूरी तरह से निफ्टी पर है। 15,800 के ऊपर निकलकर टिक पाता है, यानी अगर निफ्टी 15,800 के ऊपर निकलकर टिका तो वहां फायरवर्क्स होंगे और फिर हो सकता है निफ्टी भी बैंक निफ्टी को 35,000 के ऊपर निकालने की कोशिश करे। तो ओवरऑल पूरा फोकस जो है वो इस वक्त आपका निफ्टी पर होना चाहिए। जी जी बिल्कुल सर, तो इस समय फोकस पूरा आपका निफ्टी पर होना चाहिए। 35,050 के ऊपर बैंक निफ्टी आपको एक अच्छी मूव दिखा सकेगा। बैंक से सपोर्ट आ रहा है, बट जिस तरह से आईटी का सपोर्ट इस समय है, आप निफ्टी पर ज्यादा ट्रैक्शन बनते हुए देख रहे हैं, तो वहां पर आपको रखनी चाहिए नजर इस समय, जिस तरह से बाजार का मूड माहौल बना हुआ है। चलिए नजर है बाजार के एक्शन पर आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर हमें करना है फोकस, और श्रीकांत जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी करेंगे बाजार के एक्शन पर चर्चा। उससे पहले एक बार आईजीएल इसके नतीजों पर नजर है, तो वरुण के साथ जान लेते हैं कि क्या अनुमान लगा रहा है बाजार। वरुण बताइए। गुजरात गैस वहाँ पे थोड़े बहुत ठीक ठाक थे। आईजीएल की उम्मीद तो ये है कि सीएनजी की जो वॉल्यूम थे वहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली, क्योंकि हमने देखा कि बड़े लॉकडाउन हो या फिर अनलॉक हो, सीएनजी के वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली, वो प्री कोविड लेवल पे पहुंच गए हैं। तो वहाँ से थोड़ा बहुत सहारा मिलेगा। सीएनजी के दाम भी बढ़े थे तो उससे भी सहारा मिलेगा। नतीजे थोड़े बहुत ठीक ठाक थे। आईजीएल से भी उम्मीद तो ये है कि सीएनजी की जो वॉल्यूम थे वहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि हमने देखा कि भले लॉकडाउन हो या फिर अनलॉक हो, सीएनजी के वॉल्यूम्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली, वो प्री कोविड लेवल पे पहुंच गए हैं। तो वहां से थोड़ा बहुत सहारा मिलेगा। सीएनजी के कुछ दाम भी बढ़े थे तो उससे भी सहारा मिलेगा, लेकिन जो पीएनजी के वॉल्यूम्स है, क्योंकि आपकी जो बाकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज थी वो उसमें पिकअप में अभी भी समय लग रहा है, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने मिलेगा। और कच्चे तेल और एलएनजी की कीमतें जो बढ़ी है उसके कारण मार्जिन में दबाव होगा। हमारा अनुमान है रेवेन्यूज करीब 9.25% बढ़ेंगे, 1580 करोड़ के आसपास से आ सकते हैं। कंपनी का जो एबिटा है उसमें महज 3.9% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 520 करोड़ के आसपास से आएगा। मार्जिन 34.6% से गिर के 32.9% पे आएंगे। जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने कहा कि कच्चे तेल और एलएनजी के जो दाम बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ देखने मिलेगा। मुनाफा 4.5% बढ़ने वाला है, 350 करोड़ के आसपास से आ सकता है। तो थोड़े वीकर साइड पे रहेंगे, नो डाउट वॉल्यूम्स अच्छे रहेंगे, लेकिन कच्चे तेल और एलएनजी की कीमतें जो बढ़ी है उसका इम्पैक्ट कंपनी के नतीजों पर पड़ने वाला है। ओके, तो यह है आपके लिए आईजीएल पर अनुमान। इस समय देखते हैं किस तरह के आते हैं इसके नतीजे। श्रीकांत जी भी हमारे साथ हैं। गुड आफ्टरनून श्रीकांत जी, कोई राय आईजीएल पर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, वैसे आईजीएल एक रेंज बाउंड स्टॉक है और अपनी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। 540-550 के करीब मल्टीपल टाइम ये रुका हुआ है, और साथ ही साथ अगर आप लोअर लेवल्स देखें तो वहाँ पे एक बिल्कुल हमने हायर बॉटम जैसा फॉर्मेशन देखा है, लेकिन जो कन्विक्शन सॉर्ट ऑफ पैटर्न होता है वो बिल्कुल भी मुझे नहीं दिख रहा है इसमें। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि अगर फोकस करना है तो यहाँ पे आप एक बार जो डायरेक्ट फोकस है वो बीपीसीएल पे कर सकते हैं, रिलायंस पे कर सकते हैं, लेकिन आईजीएल एक रेंज बाउंड स्टॉक है और मुझे लगता है कि अगर करेक्शन देता है तो करंट लेवल से एक बार ये स्टॉक वापस 500 के करीब भी आ सकता है। तो 500 के करीब बाय कीजिए और 550-540 के करीब इसे बेचिए। इसी रेंज के अंदर मुझे लगता है थोड़ा और वक्त निकाल सकता है। ओके, तो अभी एक है जो अभी श्रीकांत जी ने एक बात की कि आईजीएल एक रेंज बाउंड स्टॉक है, तो इस पर मेरा एक सवाल है। मैं सोच रहा हूँ सवाल कुणाल जी राकेश जी से पूछा जाए। हालांकि कहा श्रीकांत जी ने, लेकिन सवाल क्योंकि बहुत देर से सुस्ती में दोनों मतलब शो का मतलब कितना हो गया, आधा पौन घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक बिगुल बिगुल बजा नहीं। मुझे नहीं पता, दोनों एक बार जरा स्क्रीन पे लाइए कुणाल जी राकेश जी को, और वागले साहब भी आज, सुमित जी भी, मतलब सब लोग एकदम आराम करने के मूड में हैं। अच्छा, जो ये एक रेंज में है, ये रेंज का मतलब क्या समझा जाए? हर एक स्टॉक 52 हफ्तों के ऊपर और निचले लेवल की रेंज में है, तो ऐसे तो हर स्टॉक रेंज बाउंड ही हुआ ना बंसल जी। अगर कोई भी स्टॉक 52 हफ्तों के नीचे ऊपर ट्रेड कर रहा है और 52 हफ्तों के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो रेंज बाउंड हुआ कि नहीं हुआ? फिर इसमें अलग क्या बात है? देखिए अनिल जी, अलग बात यह है जो श्रीकांत जी कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं अनिल जी, ये एक रेंज में एक्यूमुलेशन के अंदर है। अनिल जी, मुझे लग रहा है रेंज में मूव कर रहा है, एक्यूमुलेशन के अंदर है,
और अनिल जी पोस्ट मतलब कि रिजल्ट के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो भी ऊपर नीचे होने के बाद यहाँ पर 80-90 रुपीज का अपमूव आना चाहिए। एज ऑफ नाउ श्रीकांत जी से बिल्कुल एग्री करता हूँ, अनिल जी रेंज में है। और अनिल जी दूसरा मैं कमेंट करना चाहूंगा जो आपने बोला अनिल जी सुस्ती पर, अनिल जी बाकी लोगों का तो मालूम नहीं, बट अनिल जी मेरी जो सुस्ती है उसके कारण अनिल जी आप हैं। मैं कैसे? मैंने सवाल नहीं पूछा इसलिए? नहीं अनिल जी सवाल की बात नहीं। देखिए अनिल जी अभी आपने योगा डे पर योगा करा था तो मैं काफी इंस्पायर्ड हुआ। और अनिल जी जनरल एक आम पब्लिक की धारणा ये है कि योगा स्लो मूविंग चीज है और जिम बहुत एक्टिव है। तो अनिल जी मैंने योगा मंडे को शुरू करना था, वो मेरा अनिल जी आज सुबह हुआ और पहली बार मैंने 39 मिनट का योगा करा। तो अनिल जी उस 39 मिनट के योगा में मैं मोर देन 50 मिनट्स के कार्डियो से ज्यादा अनिल जी मैं एग्जॉस्ट हो रखा हूँ। तो अनिल जी योगा है अनिल जी मेरे मतलब की सुस्ती का मतलब कि मेरे पहली बार करा। तो अनिल जी जो लोग कहते हैं कि ना योगा स्लो है, योगा अनिल जी फास्ट है पूरा, मतलब कि अंग दुख रहा है अनिल जी। तो आपसे इंस्पायर्ड होके करा तो कारण भी अनिल जी आप ही हुए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपने अच्छे काम की शुरुआत की है बंसल जी, इसके लिए आपको आपकी सुस्ती बिल्कुल जायज। और आपका अगर कोई बिगुल आया भी, रिक्वेस्ट आई भी नहीं कि चार्ट कॉर्नर आ रहा है या स्पेशल पिक आ रहा है, तब भी आपके पूरे जो शरीर में दर्द हो रहा है योगा की वजह से, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपके बिगुल को अस्वीकार कर दूंगा, कह दूंगा कोई बात नहीं बंसल जी, आज आप आराम करें, सिर्फ एंजॉय करें, बाकी दूसरे लोग जो देख कर रहे हैं उनके काम को एंजॉय करें, आप बिल्कुल आराम करें। इसका मतलब ये नहीं आपकी कॉल नहीं ली जाएगी, चिंता न करें, सारा काम कुणाल जी करेंगे, आप निश्चिंत रहे, कुणाल जी से हम काम करवाएंगे। आइए तब तक काम करवाते हैं कुशल से। कुशल लेकर आए कुछ बेहतरीन डिटेल्स, और डिटेल्स है बीपीओ के नियमों को लेकर। कुछ नियम आसान किए गए हैं जो बीपीओ चलाने वाली और आईटी कंपनियों के लिए है फायदे की बात। बताएं कुशल, क्या है वो नियम और किसको होगा फायदा? बिल्कुल, तो काफ़ी सारी जो बीपीओ कंपनियां लिस्टेड है अनिल जी, वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पहले भी जो नियम है बीपीओ के लिए, जो गाइडलाइंस हैं, उसको इन्होंने जो है पहले रिवाइज किया था और उसके बाद अभी ये दूसरा रिवीजन है और ये आसान उन्होंने ये करते हुए नजर आए हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का अब मेन इंटेंशन ये है कि जितने भी भारत में वॉइस बेस्ड बीपीओ सेंटर्स हैं उनके लिए वो एक ग्लोबल आउटसोर्सिंग हब बनाया जाए, और जितनी भी वर्ल्ड वाइड कंपनियां हैं जिनको भी इसकी ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं भारत को जो है एज ए बीपीओ सेंटर देख सकते हैं, और जितनी भी इधर की सर्विसेज हैं वो कॉमनली वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी यूज़ की जा सकती हैं। अब यहाँ पर जो नए नियम है उससे बीपीओ कंपनियां जितनी भी हैं उनके खर्चों में काफ़ी ज़्यादा कटौती होगी, साथ ही इनकी जो खपत है, जो यूटिलाइजेशन है, वहाँ पर हमें और तेज़ बढ़त होती हुई नज़र आ सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप देखिए जो गाइडलाइंस में रिविजन्स हुए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी ये अदर सर्विस प्रोवाइडर या बीपीओ कह सकते हैं उनके बीच का जो फर्क है वो हटा दिया गया है। यानी कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने जो कॉमन सेट ऑफ रिसोर्सेज हैं उसको आप यूज कर सकते हैं बाहर के कस्टमर्स को सर्विस करने के लिए भी। इनफैक्ट यहाँ पर जिस तरह का डेटा इंटरकनेक्टिविटी है उस पर भी जो प्रतिबंध लगाए गए थे, जो रिस्ट्रिक्शंस थे पहले, वो अब हटा दिए गए हैं। इससे क्या होगा कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको कॉमनली यूटिलाइज कर सकते हैं जितनी भी बीपीओ कंपनियां हैं, और इससे काफ़ी सारी जो कंपनियां भारत में लिस्टेड स्पेस में हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप ई क्लर्क्स देखें जो काफ़ी आज भी जो है ऑलमोस्ट दिन के हाई स्तरों पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, इसके साथ साथ हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशंस, एक्सचेंजिंग सोल्यूशंस, इन जैसी कंपनियों को काफ़ी बेहतर फ़ायदा आगे लिए हो सकता है। तो ओवरऑल जो गाइडलाइंस निकाली गई है इनके लिए काफ़ी रिलीफ है। यह है बीपीओ कंपनियों के लिए फायदे की बात, और ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जहां पर रहेगा एक्शन। कोई बीपीओ कंपनी जैन साहब आपको है पसंद जहां पर आप खरीदारी करना चाहेंगे? हिंदुजा ग्लोबल, एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस, ई क्लर्क सर्विसेज, इनमें से कोई पसंद है आपकी लिस्ट में? बिल्कुल बिल्कुल, मजे की बात। देखिए ई क्लर्क्स तो अभी रिसेंटली जैन साहब के जेम्स में दिया था और धूम मचा चुका, 1200 1250 के लेवल से जून के ही शुरुआत के महीने में ही मैंने दिया था, शुरुआती में ही, और उसके बाद से नॉन स्टॉप रिजल्ट्स के बाद भी टारगेट अचीव किया। एचजीएस ये स्टॉक मेरे से जरूर से मिस हुआ है, कोई रीजन से मैं नहीं दे पाया, जो कि मैंने वैसे पहले 550-600 पे रेकमेंड करता था, 1000 रुपए का टारगेट हुआ, बट इस बार की जैन साहब की सीरीज में मेरा मिस हुआ है। बट ये भी फैंटास्टिक स्टॉक है, बाय ऑन डिक्लाइंस है। एफएसएल हमारा सदाबहार स्टॉक है, ये तो जबरदस्त चल ही रहा और अभी भी होल्ड है, मतलब मैं तो कहूंगा नहीं कि उसमें प्रॉफिट बुक करे। और इवन एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस
जो कि थोड़ा बहुत ये डीलिस्टिंग और इनकी वजह से थोड़ा परफॉर्म कम करता है, बट ओवरऑल वैल्यूएशंस के लिहाज से और ये सबसे बहुत बढ़िया है। ये भी जैन साहब के जैन से मैंने स्टॉक को रेकमेंड किया हुआ, तो ये सेक्टर वन ऑफ माय फेवरेट्स वैसे भी रहा है। मुझे लगता है जिस तरीके की भारत को एक जो एज मिलता है भारत की कंपनियों को, और बाहर ये लोग सर्विसेज मुहैया करवाते हैं और फिर डॉलर का भी बेनिफिट इनको मिलता है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स बहुत बढ़िया है। एक्सचेंजिंग सोल्यूशन को इज अ क्लियर कट बाय एंड अ होल्ड स्ट्रेटेजी। ई-क्लार्क्स होल्ड कर सकते हैं, एचजीएस डिक्लाइंस पे लेने की कोशिश करें, बट अभी एक बार बहुत चल चुका है, और एफएसएल इज अगेन अ होल्ड फ्रॉम माय साइड। ओके, तो ये है आपके लिए ई क्लर्क सर्विसेज। तो जैन साहब को पसंद है, एक्सचेंजिंग सोल्यूशन भी है, हिंदुजा ग्लोबल भी है। नजर रखिए, सरकार ने कुछ नियम आसान करे हैं इन कंपनीज के लिए, स्पेशली इनके ग्लोबल फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए, जिसका फायदा इन्हें आते हुए दिख सकता है। और ई क्लर्क्स पे तो हम मोमेंटम देख भी रहे हैं, नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में भी हमने आपको इस स्टॉक के बारे में बताया था, वहां से भी आपने इस पर मूवमेंट आते हुए देखा है। पर एक और स्टॉक जहां पर एक बढ़िया उछाल आते हुए दिख रहा है, यूटीआई एएमसी। सुमित जी जरा इसके चार्ट्स देखिए, अभी थोड़ी देर पहले 5-6% ऊपर दिख रहा था, वहां से एक और स्पाइक आया, 15% ऊपर यूटीआई एएमसी दिख रहा है। क्या चल रहा है इस चार्ट में? दीपांशु, यूटीआई एएमसी के अंदर यहाँ से अभी और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक पिछले 7-8 दिनों के डाउनफॉल को एक ही दिन में एंगल्फ कर गया, एक ही दिन में खा गया, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर दी स्टॉक। स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखने को मिला और वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिल रहा है। 900 रुपए का लेवल भी आने वाले दिनों में ब्रेक करेगा, और हो सकता है शायद 950 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिले। पोजीशन होल्ड करके चले, कोई भी डिप आता है तो फ्रेश खरीदारी का व्यू भी बनेगा स्टॉक के अंदर। ओके, तो पोजीशन होल्ड करके चलें, फ्रेश खरीदारी का भी व्यू आ सकता है। नजर रखिए, यूटीआई एएमसी कुछ ना कुछ तो चल रहा है इस काउंटर में, और सडनली बाजार का इंटरेस्ट भी इस पर बढ़ते हुए दिख रहा है। पर आइए एक डेवलपमेंट की बात करें जहां पर बाजार की फोकस बना हुआ है। टेक्सटाइल स्टॉक्स, यहां पर लंबे समय से बाजार का फोकस है, कई सारे एक्शन में आ रहे हैं टेक्सटाइल स्टॉक्स। एक बार मानसी से जानते हैं क्या चल रहा है इस स्पेस में, बताएं मानसी। बिल्कुल दीपांशु, देखिए कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है और आगे भी अच्छी बढ़त के पूरे अनुमान लग रहे हैं। 2020-21 में कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है उसमें 8.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 का ड्यूरेशन है जिसे हम लेकर चल रहे हैं। एक्सपोर्ट जो है वो बढ़कर करीब 10 बिलियन यूएस डॉलर से 11 बिलियन यूएस डॉलर तक जाते हुए दिख चुके हैं। इसमें रॉ कॉटन, कॉटन फैब्रिक के एक्सपोर्ट में सुधार देखने को मिल रहा है, और कुल एक्सपोर्ट का 30% जो है वो यूएस से होने के चलते यूएस एक मेजर एक्सपोर्टर बन जाता है। इसी कोरोना काल में एक नई इंडस्ट्री का जन्म भी हुआ है जो कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित होता हुआ दिखा है। वो ये है कि मेडिकल टेक्सटाइल यानी कि पीपीई सूट्स, मास्क की मांग लगातार बढ़ती हुई हमने देखी है। 1100 पीपीई मैन्युफैक्चरर्स ने प्रतिदिन करीब 4.5 लाख यूनिट उत्पादन कर एक नई टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ही जन्म दे दिया। नई प्रोडक्ट ही बनी है और इसी से एक मेजर अपॉर्चुनिटी बिल्टअप होती हुई दिखी है। 90 दिनों में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर इस डिस्कवरी के बाद बनता हुआ दिखा है। अब मेजर एक्सपोर्ट मार्केट्स की अगर बात करें, भारत के टेक्सटाइल के लिए सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट कौन से हैं? सबसे पहले तो यूएस, जो मैंने बताया मेजर एक्सपोर्टर है ही। इसके बाद बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, यूके, ये तमाम कंट्रीज हैं जहां पर एक्सपोर्ट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज भारत के लिए बनती हुई दिख रही है। आगे भी मौके किस तरह से हैं? चीन+1 की स्ट्रैटेजी के चलते एक्सपोर्ट के अवसर बढ़ते हुए हम देखेंगे। सप्लाई चेन की दिक्कतें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। टेक्सटाइल क्षेत्र की सरकार से कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी वापस लेने की जो मांग है, इसके चलते भी काफी हद तक हमने देखा है इसे एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है, और इससे एक्सपोर्ट को काफी हद तक बढ़ावा मिलता हुआ दिखेगा। तो इवेंचुअली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सेक्टर में कामकाज भी अब रफ्तार पर आता हुआ दिखा है और नई इंडस्ट्रीज भी बनती हुई दिख रही है, नई डिस्कवरी या नई प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होती हुई दिख रही है, जिसके चलते टेक्सटाइल सेक्टर जो है लगातार एक्शन में है। यह है टेक्सटाइल शेयरों पर आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन, जहां पर जबरदस्त डिमांड और मजबूत एक्सपोर्ट मांग के चलते एक्शन पूरा होता दिख रहा है। और इसमें तो अगर मैं जैन साहब को सवाल पूछूं तो जैन साहब तो 8-10 जेम्स निकाल के दे देंगे, इतने सारे स्टॉक उनकी लिस्ट में होंगे। लेकिन जैन साहब, मैं भी ऐसे 8-10 सवाल पूछूंगा तो 2:50 से 3:20 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं,
कोई 2 स्टॉक जो आपको लगता है कि इस लेवल पर अभी भी टेक्सटाइल में जो बढ़िया है, सबसे बढ़िया है, जहां आपको अभी भी पैसा लगाने का मन करता है, वो बताइए। सही बात है, इतने सारे स्टॉक्स अनिल जी रेकमेंड किए हुए हैं, जैसे कि नितिन स्पिनर है, अंबिका है, राजापालयम मिल्स है, बहुत सारे हैं। बट अगेन मुझे लगता है कि इंडो काउंट एक स्टॉक है जहां पे ध्यान दिया जा सकता है। अभी रिसेंटली हमने जैन साहब के जेम्स पे भी रेकमेंड किया है, और एक वेल्सपन वो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, बट फिर भी मैं वहां पे एक बार अभी रेकमेंड नहीं करूंगा, कोई ना कोई और डीप स्टडी करने पड़े। बट इंडो काउंट एंड मुझे लगता है कि नितिन स्पिनर्स, और एक छोटी कंपनी है जिसके बारे में जिक्र कम करते हैं बट वहां पे मुझे काफी एक्शन दिख रहा है, रिलायंस केमोटेक्स है, जो कि मैं वैसे रेकमेंड नहीं कर पाता। ये सारे स्टॉक्स है टेक्सटाइल्स में, द लिस्ट इज बिग, बट यस ये बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि वर्धमान टेक्सटाइल्स ग्रुप है, वहां पे बिल्कुल नजरें बनी रहनी चाहिए। इवन वर्धमान एक्रिलिक्स अभी रिसेंटली रेकमेंड किया था, उसने भी परफॉर्म किया है। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द सेक्टर, एंड मुझे ऐसा लगता है सरकार जिस तरीके का ये एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है इकोनॉमी के लिए, तो यहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटीज आगे भी आने वाले दिनों में बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। और वैसे मैंने जो रेकमेंड किया था अभी रिसेंटली, परसों भी मैंने 2 टेक्सटाइल स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं अपने चैनल पे, जब अपना शो था, स्पेशल शो था, तो टेक्सटाइल्स में मैंने एसपी अपैरल्स और सियाराम सिल्क मिल्स, ये स्टॉक्स भी रेकमेंड किए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त टेक्सटाइल शेयरों पे। आइए, बिगुल का वक्त है, कैश का ऑप्शन सुमित जी हमारे साथ तैयार हैं। जी सुमित जी बताएं। अनिल जी, स्टॉक के अंदर ट्रेड करने का सलाह रहेगा। स्टॉक के अंदर जिसमें मोमेंटम अभी बन रहा है वो है यूपीएल का जुलाई सीरीज वाला कॉल अभी लेने का सलाह रहेगा, 810 वाला, जो कि 31 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 31-50 पे। यूपीएल के अंदर मेरे को लग रहा है चार्ट्स पे देखते हुए कि पिछले कुछ दिनों के गिरावट के बाद लास्ट 2 दिनों से स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से एक अपसाइड मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। तो यूपीएल यहाँ से मेरे को लग रहा है कि 830 से 840 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। इसके लिए ऑप्शंस के लिए जरिए ट्रेड करने का सलाह रहेगा। 810 वाला कॉल अभी सीएमपी पे खरीदारी करें, नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 24 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 40 रुपए से लेकर 45 रुपए तक का। यूपीएल का 810 का कॉल खरीदना है, 40 से 45 का टारगेट है, 24 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, तो ये है आपके लिए यूपीएल पर राय। 810 रुपए वाला जुलाई महीने का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 31-31.5 रुपए के आसपास ये मिल रहा है, यहां पर आपको करनी है खरीदारी। 24 रुपए का स्टॉप लॉस और 40 से 45 रुपए तक के टारगेट के लिए करें यहां पर खरीदारी करनी है या बिकवाली, ये बताएंगे हिमांशु जी। अगला बिगुल उन्हीं के लिए है, क्योंकि उनकी तरफ से भी आ रहा है BTSTT। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी, लास्ट फ्राइडे भी इसी स्टॉक ने, बाजार के दिग्गज आईटी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन उसके बाद अगले दिन तेजी के खुलने के बाद स्टॉक वापस से सपोर्ट को रिटेस्ट करने के लिए आया, और आज फिर से वही स्टॉक वापस से एक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। इनफैक्ट ब्रेकआउट दे चुका है। टीसीएस की अनिल जी मैं बात कर रहा हूं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक मल्टी मंथ का ब्रेकआउट यहाँ पर चार्ट्स पर नजर आ रहा है। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, प्लेन वलीदा फ्यूचर्स खरीदारी की राय है। जुलाई मंथ के अगर मैं स्पॉट के लेवल्स बोलता हूं तो 3375 रुपए पर अनिल जी स्पॉट चल रहा है। 3340 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर टीसीएस में खरीदारी की राय है। 3420, 3450 और 3500 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है अनिल जी। और इसके अलावा अनिल जी, अगर ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पर ट्रेड किया जाए तो भी मुझे लगता है कि 3400 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन जुलाई मंथ की, जो कि लगभग 100-102 रुपए पर अवेलेबल है अनिल जी, इसमें खरीदारी करें। 3400 के स्ट्राइक प्राइस जुलाई की अनिल जी 100-102 रुपए में खरीदने की राय है। 125 रुपए का पहला टारगेट, 140 रुपए का दूसरा टारगेट अनिल जी, और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है 88 रुपए का। तो टीसीएस को मिस नहीं करना है अनिल जी। फ्यूचर्स या ऑप्शंस किसी के भी थ्रू यहाँ पर तेजी करने की सलाह है। ओके, तो टीसीएस इसको मिस नहीं करना है, बड़ा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। और साथ ही इन्फोसिस पर भी नजर रखिए, उस पर भी एक बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। 4-4.5% ऊपर तो इन्फोसिस भी है। तो टीसीएस, इन्फी दोनों बाजार की दिग्गज आईटी कंपनी सहारा देने की कोशिश कर रही हैं। रोटेशन में टॉप गेनर्स हैं इस समय बाजार की। पर इसके साथ ही वायदा कारोबार का पार्टिसिपेशन आपको अब बढ़ते हुए दिखेगा। अगली सीरीज यानी कि कल जुलाई सीरीज से काफी सारे बदलाव होने वाले हैं और कुछ स्टॉक्स भी हैं जो हिस्सा बन जाएंगे वायदा कारोबार के। आइए जानते हैं वरुण के साथ कि कैसे देखना चाहिए इन न्यू एंट्रेंट्स को और पास्ट परफॉर्मेंस क्या बताती है जो पिछले नए एंट्रेंट्स हैं
वहां पर किस तरह का एक्शन आपको देखने को मिला है? वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, देखिए करीब 4 कंपनियां हैं जो कल से एफएनओ का हिस्सा बनने वाली है। एबी फैशन, कोरोमंडल, इंडियन होटल्स और मेट्रोपोलिस। जैसा अगर आप देखेंगे तो 2019 मई से अब तक करीब 28 कंपनियां हैं जो एफएनओ का हिस्सा बन चुकी है। और इंटरेस्टिंग ये है कि जब भी ये कंपनियां एफएनओ का हिस्सा बनती है तो जिस दिन हिस्सा बनती है उस दिन इन स्टॉक्स में गिरावट आती है। एटलीस्ट 5 ट्रेंड्स तो यही बताते हैं। 28 में से 21 कंपनियां ऐसी है जिनमें जिस दिन ये एफएनओ का हिस्सा बने उस दिन इनमें कहीं ना कहीं शॉर्ट बिल्टअप देखने मिला। आप मिसाल के तौर पे देख लीजिए, HDFC लाइफ फेब 2020 में हिस्सा बना था, 4% की गिरावट आई थी। बंधन बैंक फेब 2020 में हिस्सा बना था, 4% की गिरावट यहाँ भी देखने मिली थी। SBI लाइफ मई 2020 में एंट्रेंट बना था, वहाँ देखिए करीब 5% के आसपास की गिरावट हुई थी। नो डाउट इस साल जनवरी में आरती इंडस्ट्रीज, HDFC AMC और डॉक्टर लाल भी हिस्सा बने थे एफएनओ का, लेकिन उस दिन उन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी हुई थी 2 से 4% की। लेकिन आपको याद होगा मार्च सीरीज में करीब 16 स्टॉक्स ऐसे थे जो कि एफएनओ का हिस्सा बने थे, और जिस दिन ये हिस्सा बने थे उस दिन इन 16 में से 13 स्टॉक्स में गिरावट आई थी। आप मिसाल के तौर पे देख लीजिए, AU स्मॉल फाइनेंस, निपॉन लाइफ, L&T टेक, 2 से 3% के आसपास की गिरावट इन स्टॉक्स में देखने मिली थी। केवल 3 स्टॉक्स ऐसे थे, नवीन फ्लोरिन, एलेम्बिक फार्मा और IRCTC, जिनमें 2 से 2.5% के आसपास की तेजी देखने मिली थी। ये बात अलग है कि जब अनाउंसमेंट होता है और जब तक ये एफएनओ का हिस्सा नहीं बनते हैं उस डेट तक अगर आप देखेंगे तो इन स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली होती है, लेकिन जिस दिन ये एफएनओ का हिस्सा बन जाते हैं उस दिन इन स्टॉक्स में मुनाफा वसूली होती है या फिर शॉर्ट बिल्टअप देखने मिलता है। और इंटरेस्टिंग चीज और एक भी है, ये कोरिलेशन है कि उस दिन निफ्टी में भी गिरावट होती है। मार्च की सीरीज का जो पहला दिन था जब 16 स्टॉक एफएनओ का हिस्सा बने थे, निफ्टी उस दिन 3.5-4% गिरा था, 15,000 से 14,500 पे आया था। तो देखना होगा इम्पैक्ट सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक रह जाता है या फिर निफ्टी पे भी होता है। ओके, तो ये है 4 स्टॉक जो कल से अपनी वायदा कारोबार की पारी की कर रहे हैं शुरुआत। देखते हैं इसके बाद यहां पर किस तरह का एक्शन बनता है। आमतौर पर अब तक का रिकॉर्ड ये है कि जब वायदा कारोबार में शामिल होते हैं तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बिकवाली आती है, क्योंकि अब तक आप स्टॉक को शॉर्ट नहीं कर सकते। वायदा कारोबार में आने के बाद शॉर्ट करने का एक ऑप्शन तो रहता है। 2 स्टॉक मजबूत, 2 कमजोर, ये है अब तक की कहानी, ये कह सकते हैं। इनफैक्ट एक कमजोर एबी फैशन, एक एकदम फ्लैट इंडियन होटल, और इनफैक्ट मेट्रोपोलिस भी फ्लैट कहा जाएगा, और हल्का मजबूत कोरोमंडल इंटरनेशनल। आइए बढ़ते आगे। कुणाल जी और राकेश जी तैयार है, उसमें भी कुणाल जी तो तैयार है, राकेश जी का पता नहीं। पिक ऑफ द डे, कल का काम आज ही करने की तैयारी में बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए। बंसल जी, अगर आप हाथ हिला सकें, आपकी श्रद्धा हो, थोड़ा हिल डुल सकें, बोल सकें, बोलने के लिए भी होठ हिलाने पड़ते हैं, अगर इतना सब कर पाए तो आप बताएं, अदरवाइज पूरी की पूरी कॉल्स देंगे कुणाल जी। नहीं अनिल जी, बिल्कुल कॉल देंगे अनिल जी। और पिक ऑफ द जो हमारा डे है वो है विप्रो, और कारण ये है कि कल इस स्टॉक के अंदर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था, क्रॉसओवर था, वो एक फॉल्स ब्रेकडाउन निकल रहा है, और आज हमने टूवर्ड्स क्लोजिंग इसके अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक एक फ्रेश कैंडिडेट लगता है, फ्रेश शॉर्ट कवरिंग का प्लस फ्रेश लॉन्ग्स का, और ये स्टॉक एक अच्छा उछाल दिखा सकता है कल के सेशन में। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए जितने भी आईटी दिग्गज हैं सभी के चार्ट्स मजबूत हैं। इन्फोसिस में जबरदस्त तेजी है, टीसीएस में है, और विप्रो जो है ये चार्ट पर बहुत ही मजबूत लग रहा है। अगर आप इन तीनों की तुलना करते हैं तो इसमें सबसे मजबूत चार्ट इनफैक्ट विप्रो का है। मेजर सपोर्ट से स्टॉक बाउंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इन स्तरों पर विप्रो में खरीदारी करके चलें। स्टॉप लॉस रखना है 543 रुपए पर, 543 का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 561 रुपए का, दूसरा टारगेट 570 रुपए का, 570 तक का मूव आपको विप्रो पर आता हुआ दिखाई देगा। हमारी खरीदारी कराए। ओके, तो विप्रो है तैयार तेजी के लिए, और तैयार है एक और स्टॉक बढ़ने के लिए, और आई एम श्योर वो तेजी का ही होगा। श्रीकांत जी के लिए बिगुल BTS डबल टी का। बताएं श्रीकांत जी। अनिल जी, देखिए वैसे मार्केट अगर आप देखें तो एक वक्त गुजार रहा है एक अपनी रेंज के अंदर 15,800 और 15,650 के बीच में। तो धीरे धीरे जो एक्शन है वो एक्शन डिफेंसिव के अंदर जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल कंसोलिडेशन है, उसमें लगता तो है कि ब्रेकआउट होगा, लेकिन चूंकि एक्सपायरी का प्रेशर काफ़ी हाई है और काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ राइटिंग है 15,800 में,
तो मुझे लगता है कि जितने भी अभी फार्मा स्टॉक्स है उनमें एक तेजी बन सकती है, और स्पेशली नैटको फार्मा मुझे लगता है कि उसमें तेजी बन सकती है, जो करंट लेवल्स 1104 1105 के हैं। करंट लेवल से इसे बाय किया जा सकता है। इनफैक्ट पिछले कई दिनों से इसमें काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, और उसके बदौलत हमें लगता है कि ये स्टॉक शायद एक बार अपने न्यू हाइस को छू सकता है 1250 1260 के भी। तो करंट लेवल से 1105 1106 में इसे लिया जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी बेहतरीन है। 1080 का स्टॉप लॉस रखें। इमीडिएट टारगेट 1160 का है, और उसके बाद के जो नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 1250 के। तो करंट लेवल से नेटको फार्मा को बाय किया जा सकता है। तो नेटको फार्मा है वो स्टॉक जहां पर और एक्शन हो सकता है, खरीदारी करने की राय। फार्मा शेयरों में धीमे धीमे एक्शन भरपूर बनता हुआ नजर आएगा। आपको 1080 का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट रखने बड़े बड़े। छोटा तो है 1160 का और बड़ा है 1250 का। ये राय है आपके लिए श्रीकांत जी की तरफ से। आइए एक और स्टॉक है जो जबरदस्त एक्शन में, जबरदस्त फोकस में, और वो है ग्रीव्स कॉटन। ये स्टॉक पिछले 2-3 हफ्तों में तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आया है। क्या है वजह और क्यों स्टॉक में आ रही इतनी बड़ी तेजी, री रेटिंग होने की वजह क्या है, सारी डिटेल्स हैं कुशल के पास। कुशल बताएंगे। मैं कुशल बताइए। हाँ जी, ग्रीव्स कॉटन लगातार फोकस में बना हुआ है। इनफैक्ट कल के सत्र में ही अगर आप देखें तो मई 2017 के बाद जो है इसने नए हाईज लगाए थे, तो यानी कि 4 साल की ऊंचाई पर ऑलरेडी ये कारोबार कर रहा है, और जून महीने में ही ऑलरेडी 45% से ज्यादा के रिटर्न कंपनी ने दे दिए हैं। अब इसकी बढ़ने की वजह सबसे ज्यादा ये बन रही है, आप देखिए मंगलवार को गुजरात सरकार ने नई ईवी पॉलिसी जो है वो लॉन्च की थी। इनफैक्ट यहाँ पर जो ईवी पॉलिसी के तहत जो 2 व्हीलर्स हैं वहां पर इनके एक सेट स्पेसिफिक लिमिट है 20,000 पर KWH की लिमिट का इंसेंटिव्स देने की। और यहाँ पर आप देखिए ग्रीव्स कॉटन काफी फॉर्मली प्लेस्ड है। इन्होंने जो 2018 में एम्पियर व्हीकल्स का अधिग्रहण किया था उसमें उसके अंतर्गत इनकी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और साथ ही इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर जो है ये प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, और उसकी जो डिमांड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग जो है अब होती हुई नजर आ रही है पिछले 1-1.5 सालों से। इनफैक्ट यहाँ पर जो ई मोबिलिटी और जो नॉन ऑटोमोटिव कारोबार है, ऑटो बिजनेस है इनका, वो अब इनके कुल आय में करीब 30% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और आगे के लिए भी जो ग्रोथ ट्रिगर्स खासकर ईवी के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये एक काफी बड़ी री रेटिंग का कैंडिडेट इस वजह से बनता हुआ नजर आ सकता है आपको। इनफैक्ट आप कंपनी जो है अब आगे के लिए जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस ला रही है वो हर एक कस्टमर, हर एक तबके के कस्टमर्स, यानी कि हर एक जो प्राइस पॉइंट्स है, जैसे कि मारुति सुजुकी की स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिलती है कि हर एक कस्टमर्स के लिए अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वैसे ही ईवी स्पेस पे अब ग्रीव्स कॉटन की आगे के लिए रणनीति बन रही है, और इसी वजह से आपको जो ग्रीव्स कॉटन है इसमें इतनी ज्यादा तेजी बन रही है। तो ग्रीव्स कॉटन ये है वो स्टॉक जहां पर भरपूर एक्शन बनता हुआ दिखा है। आइए इसी एक्शन पर एक बार राय ले ली जाए। सुमित जी चार्ट देखिए, ग्रीव्स कॉटन 175 के आसपास। जी ग्रीव्स कॉटन के अंदर तेजी का पोजीशन होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक के स्ट्रक्चर में कुछ कोई भी दिक्कत नहीं लग रहा है। आज ऊपरी लेवल से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, बट ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर बढ़िया है। तो जब तक स्टॉक नीचे के अंदर 167 का लेवल नहीं तोड़ता तब तक पोजीशन होल्ड करके चले, और ऊपर में 190 से 200 रुपए तक के लेवल जल्दी ही देखने को मिलने चाहिए। तो पोजीशन होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। चीज बताइए, इस ग्रीव्स कॉटन में ये कॉटन बिजनेस कितना पसंद है आपको? आप तो टेक्सटाइल शेयर बड़े पसंद करते हैं ना? किसको पूछ रहे हैं अनिल जी? आवाज आ रही है आपको? अच्छा मुझे पूछ रहे हैं। वाह वाह वाह। ग्रीव्स कॉटन में ये ग्रीव्स कॉटन में ग्रीव्स कितना पसंद है और कॉटन कितना पसंद है आपको, ये बताइए। मुझे वेरी फ्रैंकली अनिल जी मुझे पसंद नहीं है ये स्टॉक। मुझे ठीक है, देखिए बहुत होप बनाई हुई है इस कंपनी की तरफ, और जिस तरीके के कुछ पास में रिजल्ट्स आए थे और अभी भी मुझे लगता है कि इसको परफॉर्म करना बाकी है। तो कॉटन आपने सही पकड़ा एकदम, नाम से तो वैसा लगता है कि भाई कॉटन बनाने वाली कंपनी है, बट 2 व्हीलर 3 व्हीलर। और देखिए वैसे ही ये स्टॉक मैंने रेकमेंड किया था एक बार, एनवायरमेंटल डे था जून की 5 तारीख को आता है, तो लास्ट ईयर मैंने रेकमेंड किया था, बट समहाउ और जी बिजनेस पे स्पेशल शो था तब किया था। बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं इस स्टॉक को वैसे अभी और समय देना पड़ेगा। सो ठीक है, काफी एक्शन है, काफी फंड्स की भी बाइंग आ रही है, काफी मैसाचुसेट्स और ये सब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ये लोग भी है एंट्री लिए हुए। बट मुझे लगता है कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर स्पेस में जबरदस्त फियर्स कंपटीशन, और ये जो कंपनियां हैं ये लोग पूरी एबल है
कोई भी चीज खड़ी करने के लिए, तो मुझे लगता है कि आइशर है या हीरो मोटोकॉर्प है, बजाज ऑटो जो कि वेरी वेल मैनेज्ड, और इवन टीवीएस मोटर, तो मुझे लगता है कि वहां उस कंपटीशन को लॉन्ग टर्म में सस्टेन कैसे करेंगे वो समझना जरूरी है। टेक्नोलॉजी तो बहुत इजीली आ जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें सब लोगों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। इवन टाटा मोटर जैसे 4 व्हीलर में कर रही है, तो 2 व्हीलर्स में भी ये सब धीरे धीरे कर ही रहे हैं। सो मुझे लगता है कि समय लगेगा, एंड आई विल नॉट बी दैट वेरी बुलिश, बट यस काफी होप बना हुआ है, और जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रख सकते हैं। बिल्कुल, और बताने के पीछे, ये सवाल पूछने के पीछे वजह भी यही थी कि इस स्टॉक को टेक्सटाइल और कॉटन के साथ न जोड़ें। ये इंजन बनाने का और ऑटो एंसिलरी टाइप की कंपनी जिसे आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में काफी कुछ कामकाज करने वाली ये कंपनी है, और इसी वजह से पिछले कुछ दिनों में बड़ा एक्शन आते हुए दिखा है। ये है ग्रीव्स कॉटन आपके सामने। आइए अगला बिगुल है वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, आईटी स्पेस से आउट परफॉर्म करते दिख रहा है, और कल मुझे ये मूव कंटिन्यू होते दिखेगी। मुझे मेरा बीटीएससी होगा कोफोर, जो अभी 4085 4090 के लेवल पे है। मुझे लगता है ये 4100 के लेवल को पार करेगा, और मुझे 100 रुपए की मूव दिखती है। 4200 का मेरा टारगेट होगा, 4065 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये है आपके लिए कोफोर्ज में खरीदारी करने की राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। 4085 4090 की रेंज में आप खरीदिए कोफोर्ज। 4065 का लगाइए स्टॉप लॉस, और 4200 तक के टारगेट के लिए यहां पर करें खरीदारी। ये है स्टॉक जहां पर एक्शन दिखेगा आपको भरपूर। आइए भरपूर एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। नतीजे आने वाले हैं ओएनजीसी के, और ओएनजीसी के नतीजे कैसे रहेंगे बताने के लिए तैयार है अनुमान के साथ वरुण दुबे। वरुण बताइए कैसे रहेंगे रिजल्ट? अच्छे? डेफिनेटली अनिल जी, अच्छे नतीजे रहने चाहिए, क्योंकि देखिए कच्चे तेल में जो दाम बढ़े हैं लगातार, उसका इम्पैक्ट तो ओएनजीसी के नतीजों पे होगा ही। जितनी अपस्ट्रीम कंपनीज है उनको जब कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो उसका असर पड़ता है, और वही असर जो है आपको ओएनजीसी के नतीजों पे देखने मिलेगा। जो नेट रियलाइजेशन है करीब 20% बढ़ने के आसपास का अनुमान है, कुछ तो और भी ओवर ऑप्टिमिस्टिक कह रहे हैं कि 30-40% के आसपास भी बढ़ सकता है। तो वो एक बड़ा ट्रिगर होगा जिसके कारण कंपनी के नतीजे बेहतरीन रहने वाले हैं। रेवेन्यूज करीब 29% बढ़ेंगे, 22,000 करोड़ के आसपास से आएंगे। वहीं कंपनी का एबिटा जो है वो करीब 25-26% बढ़ेगा, 10,500 करोड़ के आसपास से आएगा। एबिटा मार्जिन थोड़े दबाव में रहेंगे, 49% से गिर के 47.7% पे होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गैस की कीमतें हैं वो अभी भी फ्लैट है ऑलमोस्ट। अगर आप ईयर बेसिस पे देखें या फिर क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो गैस की कीमतों में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है जितने कच्चे तेल की कीमतों में हुई है। इसके लिए मार्जिन थोड़े दबाव में रहेंगे। मुनाफा दुगना होगा, 1378 करोड़ से बढ़ के 2980 करोड़ के आसपास आने वाला है। तो ओवरऑल नतीजे अच्छे रहेंगे। गैस की जो कीमतें घटी है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने मिलेगा मार्जिन पे। साथ ही साथ डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी करने वाली है, तो सबके सब उसको कीनली वॉच करेंगे कि कितना डिविडेंड ओएनजीसी देती है। बिल्कुल, तो डिविडेंड पर नजर है, नतीजों पर नजर है। ओएनजीसी मोमेंटम भी अच्छा रहा है। श्रीकांत जी, क्या राय है आपकी ओएनजीसी के चार्ट्स पर सर? बिल्कुल, देखिए ओएनजीसी वैसे काफी इंटरेस्टिंग एक चार्ट पैटर्न बना के अपने ब्रेकआउट के काफी नजदीक आके रुका हुआ है। मुझे लगता है थोड़ा और वक्त निकाल सकता है, लेकिन चूंकि इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट करने के बाद का कंसोलिडेशन किया है तो एक बात क्लियर है कि ये रेंज के बाहर आ चुका है और कंसोलिडेट कर रहा है। तो जो नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे वो तकरीबन रहेंगे 130 से लेकर 135 के। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि इसे बिल्कुल बाय किया जा सकता है। और 2 या 3 दिन पहले इसमें एक बड़े वॉल्यूम के साथ एक लोअर लेवल्स बने थे, वो 118 रुपए के थे। तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 118 रुपए का, पोजिशनल कॉल लेंगे क्योंकि ये बीटा इसका काफी लो है स्टॉक का। तो 118 के स्टॉप लॉस के साथ ओएनजीसी को बाय किया जा सकता है 130 और 135 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। ओके, तो ओएनजीसी खरीदारी करके चले, ये है राय आपके लिए इस समय। और देखते हैं पहले नतीजे कैसे रहते हैं, और जैसे वरुण भी कह रहे थे डिविडेंड का भी क्या ऐलान आता है। बट डेफिनेटली ये एक स्टॉक है जो आपकी फोकस लिस्ट में होना चाहिए। फोकस में होना चाहिए अशोक लेलैंड भी, क्योंकि नतीजे तो इसके भी आने वाले हैं। आइए एक बार जान लेते हैं कुशल के साथ अशोक लेलैंड का बाजार से क्या अनुमान है। कुशल बताइए।
बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए अशोक लेलैंड के नंबर्स जो हैं दोनों ही फ्रंट पर, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें या फिर YOY, नंबर्स काफी बेहतर साइड पर रहने का हम अनुमान करके चल रहे हैं। खासकर अगर आप देखें तो कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ रही है पिछले साल के मुकाबले वो काफी शानदार है। करीब 73% बढ़कर 44,047 यूनिट्स कंपनी ने बेचने में सफलता प्राप्त की है और उस वजह से कंपनी की आय में करीब 80% की ग्रोथ के साथ 6,870 करोड़ हम अनुमान करके चल रहे हैं। इनफैक्ट इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है, जो कंपनी ने LCV ग्रोथ हमें देखने को मिली है नए लॉन्चेस से और साथ ही जो MHCV में रिकवरी आई है उससे कंपनी को काफी बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा और इनका जो कामकाजी मुनाफा है वो भी 183 करोड़ के मुकाबले अब 532 करोड़ हमारा एस्टिमेट है। इनफैक्ट कंपनी की मार्जिन 4.8% से 7.7% हो सकती है और साथ ही रिपोर्टेड बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो पिछले साल 57 करोड़ के घाटे के मुकाबले अब 260 करोड़ का मुनाफा हमारी एक्सपेक्टेशंस में हमने बिल्ड इन किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप नजर डालें तो आय में करीब 43% की ग्रोथ रहेगी। साथ ही कंपनी का जो एडजस्टेड बेसिस पर मुनाफा है वो भी 26 करोड़ से बढ़कर 258 करोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आएगा। तो दोनों ही फ्रंट पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और YOY नंबर्स बेहतर रहेंगे। ओके, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, साल दर साल देखें, नंबर्स बेहतर रहने वाले हैं अशोक लेलैंड। ये है आपके लिए राय। हिमांशु जी, आपकी राय सर अशोक लेलैंड की चार्ट पर? जी देखिए, काफी समय से स्टॉक हायर लेवल्स पर थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूँ, वीकली चार्ट देखता हूँ, तो यहाँ पर स्टॉक पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में लोअर लोज बनाता हुआ नजर आया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हालांकि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो 108-110 रुपए पर है। मुझे लगता है कि स्टॉक इन लेवल्स पर एक बार सपोर्ट लेने के बाद शायद यहाँ से वापस एक अपमूव शुरू करे। फिलहाल जो चार्ट का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा साइडवेज है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि स्टॉक शायद एक अपमूव से पहले अपने 200 दिन की राइजिंग मूविंग एवरेज को टेस्ट करे, जो कि लगभग 105-107 रुपए के आसपास है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें और रिजल्ट्स के बाद ही यहाँ पर कॉल लें। ओके, थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं और फिर ही कॉल लेते हैं। अशोक लेलैंड पर थोड़ी सुस्ती दिखा रहा है, पर एक स्टॉक जो एक्टिव रहा है, बागले साहब जरा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के चार्ट्स देखिए सर। 2% की गेन्स के आसपास होल्ड कर रहा है। पिछले कुछ समय से इस मूवमेंट में है। मिड डे पर एक अच्छी मूव भी आई थी। बालकृष्ण पर कोई यहां से एक्शन बनते हुए देखते हैं सर? दीपांशु, पोजिशनल व्यू है 2300-2325, जो पिछले हफ्ते में एक बार एक या दो बार जाके अटका है। 2300 इतने इजीली क्रॉस नहीं होगा। ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है 2175 का बेस है, वो भी ब्रेक होते हुए नहीं लगता। मुझे थोड़ा सा साइडवेज लगता है। ठीक है, थोड़ा साइडवेज दिख रहा है ये काउंटर पर। नजर रखें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर। बेस हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है पर एक रेंज में है। इस बीच एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है इंडियन होटल्स पर। नजर रखिए इस काउंटर पर 2.5% का उछाल अभी अभी आपने इस काउंटर पर आते हुए देखा और 147 के करीब ये काउंटर आ रहा है। अनिल जी, कल स्टॉक ऑफ द डे में आपने खरीदारी की राय दी थी और कल से वायदा कारोबार का हिस्सा भी बनेगा, बट पहला टारगेट हिट हो रहा है इंडियन होटल्स पर। क्या करना चाहिए सर अब इस पे? दीप, अगर आपका एकदम शॉर्ट टर्म व्यू है तो 147 रुपए का पहला टारगेट है वो हासिल हो चुका है। 147.50 का हाई बनाया, आप बुक कर सकते हैं। और अदरवाइज 155 और 160 के जो पोजिशनल टारगेट है उसके लिए बिल्कुल होल्ड करें, कोई चिंता की बात नहीं। अपना स्टॉप लॉस ऊपर खींच कर ले आए। आज का जो लो है 142 रुपए के आसपास का, वहां पर आप स्टॉप लॉस कर लें ताकि आपको मुनाफे के सौदे में नुकसान हो। तो स्टॉप लॉस ऊपर कर लें 142 के आसपास, लेकिन बने रहें, कोई चिंता वाली बात नहीं है ये आपके लिए। और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से आपको सिर्फ फायदा कारोबार में इंक्लूजन के लिहाज से लेना था तो फिर आपका टारगेट आ चुका है। 147 का पहला टारगेट बुक कर लें, अपने रिस्क के हिसाब से आप डिसाइड करें। इस बीच वेस्ट कोस्ट पेपर के रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा 146 करोड़ से घटकर 87 करोड़ रुपए दिख रहा है। देखते हैं क्या कुछ एडजस्टमेंट है इस रिजल्ट्स में, क्या कुछ है। आय 742 करोड़ से बढ़कर 937 करोड़ हुई। तो जिस तरह से आय बढ़कर आई है, मुनाफा का आंकड़ा शायद हो सकता है कोई एडजस्टमेंट वाला हो, तो हम देखेंगे क्या किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट है। स्टॉक मजबूत है, अभी भी 252 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर होता है। लेकिन फिलहाल रिजल्ट के बाद स्टॉक की दोनों तरफ की रेंज एक बार जल्दी से जान ली जाए। कामकाजी मुनाफा 175 करोड़ से घटकर 162 करोड़ आया है। इसका मतलब ऑपरेशनल फ्रंट पर शायद रिजल्ट उतने दमदार नहीं है अगर कामकाजी मुनाफा भी घटा है तो। कुणाल जी, चार्ट देखिए, बताइए जरा दोनों तरफ के लेवल्स।
अरे जी देखिए 261 पर रेजिस्टेंस है इमीडिएट, अगर 261 पार होगा तभी नई तेजी करनी चाहिए। चार्ट ओवरऑल ठीक ठाक है और मुझे लगता है कि 250 अगर ये तोड़ देता है नीचे तब इसमें कुछ कमजोरी देखने को मिलेगी। 250 टूटा तो फिर आपको 242 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। 250 के नीचे कमजोर हो जाएगा, 261 के ऊपर मजबूत। ओके, 261 रुपए के ऊपर होगा मजबूत। और कमजोर किस लेवल के नीचे होगा कुणाल जी, क्या बताया आपने? अनिल जी कमजोर यही जो स्तर चल रहे हैं 250 रुपए के आसपास, 250 टूटते ही इसमें कुछ कमजोरी, कुछ आपको बिकवाली देखने को मिलेगी। अगला सपोर्ट चार्ट पर मुझे 242 पर नजर आ रहा है। तो 242 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ वेस्ट कोस्ट पेपर का स्टॉक 250 तो टूट ही चुका है। जिस तरह के रिजल्ट से आय घटकर आई भले ही बढ़कर आई हो, लेकिन मुनाफा और मार्जिन दोनों घटे हैं। तो आमतौर पर पेपर कंपनियां अच्छे नतीजे पेश कर रही थी, उसके मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो वाकई में फिर इस वेस्ट कोस्ट पेपर के रिजल्ट कमजोर माने जाएंगे। तो फिलहाल कमजोर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं वेस्ट कोस्ट पेपर के, और नतीजों के पहले कुछ अच्छा रनअप आया भी था स्टॉक में, इस लिहाज से हो सकता है थोड़ी तेजी की पोजीशन आपको कम होती हुई दिखे ये आपके लिए। जी हाँ, रिजल्ट्स के पहले अगर आप देखें तो 225-230 रुपए से पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में 255-260 तक पहुंचा है। तो करीबन 10-12% का मूव रिजल्ट के पहले तेजी का आ चुका है, इस उम्मीद में कि बाकी पेपर कंपनी की तरह इस कंपनी के भी रिजल्ट्स मजबूत होंगे। लेकिन उसके विपरीत रिजल्ट्स दिख रहे हैं कमजोर। तो ये है स्टॉक जहां पर कमजोर रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं 250 के नीचे। अब जो अगला अहम सपोर्ट लेवल है वो 242 का है, और ऊपर की तरफ 261 पार करेगा तो दिखेगी मजबूती। ये है राय आपके लिए आती हुई कुणाल जी की तरफ से आपके लिए। आइए कुछ और बिगुल का वक्त है। सुमित जी तैयार हैं अपने सुपरहिट शेयर के साथ। बताएं सुमित जी। अनिल जी, शुगर स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक मेरे यहाँ पे रडार पे आया है उसका भी भाव चल रहा है 72 रुपए 40 पैसे, 72 रुपए 50 पैसे। और ये स्टॉक मैं पहले भी रेकमेंड कर चुका हूँ 50 रुपए के लेवल से। तो कंटिन्यूसली ये स्टॉक में वहां से तेजी देखने को मिल रही है। द्वारिकेश शुगर इसके अंदर ब्रेकआउट है, जिसका सिंबल है द्वारकेश। द्वारिकेश शुगर के अंदर मेरे को लग रहा है यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्डअप होना चाहिए। आज बहुत बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, करीब 1 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम अभी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, जिसके अंदर पिछले 5 दिनों के हाई स्टॉक ने आज सिंगल डे में ब्रेक किए हैं। और ये स्टॉक मेरे को लग रहा है यहाँ से 80 रुपए तक जाने को तैयार है। 80 इसके इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। हो सकता है ये उसके भी ऊपर का लेवल दिखाएं और 85 से 88 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिले। द्वारिकेश शुगर के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 67 रुपीज का, ऊपर में टारगेट 78 से 80 के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के होंगे। 80 के लेवल ब्रेक होने पे 85 रुपीज तक का मूव आने वाले दिनों में द्वारिकेश के अंदर देखने को मिल सकता है। तो मेरी तरफ से बाय करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो द्वारिकेश शुगर है, यहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है इस वक्त सुमित जी की तरफ से। यह है स्टॉक जबरदस्त एक्शन में 72 रुपए के आसपास। ये स्टॉक भी हमारे रडार पर लगातार रहा है, हमने इसे एसआईपी स्टॉक के तौर पर भी रिकमेंड किया। शुगर शेयर में फिर से बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है, ये आप देख सकते हैं इस वक्त। तो सुमित जी की तरफ से द्वारिकेश शुगर 3:20 स्ट्रेटेजी का टाइम है। दीप चलिए देख लेते हैं 3:20 की स्ट्रेटेजी। बिल्कुल सर, बिगुल भी आपके लिए तैयार है। चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। सर लास्ट टाइम से बात करें तो मार्केट का मूड माहौल और बेहतर होते हुए दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है 225 अंकों की तेजी के साथ, वहां पर आपको अच्छा मूड दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स में अच्छी तेजी है, 0.6% का उछाल वहां पर है। यूरोप के बाजार पॉजिटिव मोमेंटम में है, 1 से 1.25% तक की तेजी यूरोप में आपको आती हुई दिख रही है। कच्चे तेल में पॉजिटिविटी है, गोल्ड सिल्वर बाउंस बैक कर रहे हैं। अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी थोड़ा बढ़कर आई है, 1.4748 के करीब थी, अब 1.49 1.5 के करीब ये भी जाती हुई दिख रही है। तो ग्लोबल मार्केट्स तो एकदम पॉजिटिव है सर इस समय। हमें क्या करके जाना चाहिए? ओके, तो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स मूड माहौल पॉजिटिव है, मुझे लगता है यहाँ पर खरीदारी करके जाने चाहिए। और दीप आज का जो थोड़ा दबाव है वो वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से और वायदा कारोबार की एक्सपायरी के लिहाज से 15,800 के नजदीक आप बंद हो रहे हैं। और जो डेटा आप बता रहे थे इसलिए मैं आपको कह रहा था कि 15,800 के ऊपर निकलना थोड़ा मुश्किल है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, बड़ा ओपन इंटरेस्ट है वहां पर, तो उसके नीचे ही हम रहे लगातार। तो लेकिन मेरे ख्याल से 15,800 का एक कॉल ऑप्शन अगर आप खरीद कर जाएं, आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आपके पास 2 ऑप्शन, या तो आप सामने 16,000 का कॉल ऑप्शन बेच दें
या आप 15,600 का पुट ऑप्शन खरीद कर जाएं, अपनी हेजिंग कर ले 200 पॉइंट के गैप के हिसाब से, और ये कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है, बाजार मजबूती के साथ बंद हो रहा है, 90 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट ऊपर अच्छी क्लोजिंग देने को तैयार है, और ऐसे में आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को बनाए रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैंक निफ्टी जैसा हम उम्मीद कर रहे थे 34,700 34,800 के आसपास बंद होना चाहिए, दीप एग्जैक्टली देखिए वहीं पर बंद होता दिख रहा है। तो आखिरी 1 घंटे में निफ्टी और बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली वैसा ही मूव दिया है। 34,800 के ऊपर की जो के आसपास की जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की, न बहुत अच्छी है न बहुत खराब है, ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छी है। पिछले 4-5 सेशन ऐसे हो गए बैंक निफ्टी 34,500 से 35,000 की रेंज में बंद हो रहा है, या तो 34,500 के नीचे बंद हो तो और नीचे के संकेत आएंगे, या 35,000 के ऊपर बंद हो 2 दिन लगातार तो फिर लगेगा कि करेक्शन पूरा करके ऊपर जाने को तैयार है। तो बैंक निफ्टी में भी आपके अगर पोजीशन जो भी है उस हिसाब से आप 34,500 और 35,000 को रेंज मानकर उस हिसाब से हेज कर लें। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी, तेजी कर रखी है, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 34,500 का पुट ऑप्शन खरीद लीजिए, या 35,200 का एक कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है तो आप 35,000 का एक कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, तो आपकी 200 पॉइंट ऊपर की हेजिंग हो गई। तो या फिर आप नीचे की तरफ 34,500 का एक पुट बेच सकते हैं। तो ओवरऑल आप अपनी हेजिंग करके चलें। बैंक निफ्टी में दोनों तरफ की हेजिंग आपकी बराबर की, क्योंकि बीचों बीच में बैंक निफ्टी न्यूट्रल है, न तेजी के संकेत दे रहा है न मंदी के। निफ्टी मजबूती के संकेत दे रहा है, और ऐसे में निफ्टी में आप लॉन्ग पोजीशन बरकरार रख सकते हैं अपने हेजिंग के साथ में। तो ये आपके लिए राय है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। जी थी बिल्कुल सर, तो यह रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी पर, और निफ्टी ज्यादा मजबूती के संकेत दे रहा है। हालांकि पॉजिटिव क्लोजिंग दोनों की हो रही है, और जो लेवल्स अनिल जी ने बात करी थी वो लेवल्स बाजार रिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्लोजिंग पर आईटी से बाजार को पूरा सहारा है, और दिग्गज आईटी स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं। मिड कैप आईटी में भी अच्छा एक्शन है। कोफोर्ज में भी तेजी आती हुई दिखी है। वागले साहब, कोफोर्ज के चार्ट देखिए 4% ऊपर है इस समय, लगभग 4100 के लेवल पर आ रहा है। ये लेके जाए क्योंकि एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट है। जुलाई फ्यूचर्स के करंट भाव है 4095, मुझे लगता है ये 4,200 तक जाने के लिए तैयार है। आपका 4060 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 30-35 रुपए की रिस्क आप ले लें, ऊपर में 100 रुपए 110 रुपए मिल सकते हैं। क्लियर आई कोफोर्ज पर अभी वागले साहब की पसंद का शेयर ये है, मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ। क्लोजिंग शो में एक और बिगुल है हिमांशु जी के लिए, BTST का। बताएं हिमांशु जी, कौन सा स्टॉक है जो अब आया है आपके रडार पर? जी अनिल जी, तो अनिल जी हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से स्पेशली ऑटो एंसिलरीज में एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन आते हुए नजर आया है। जब से मुझे लगता है कि मारुति में यहाँ पर अच्छा रनअप दिखाया है, ऑटो एंसिलरीज तमाम एज अ सेक्टर बहुत अच्छे यहाँ पर एक चेंज निकल कर आ रहा है। तो एक स्टॉक अनिल जी जो मैंने पहले भी कुछ दिनों पहले कवर किया था, बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया, अपने SPL मिड कैप स्टॉक्स में भी स्टॉक अनिल जी ऑल टाइम हाइज पर अभी बंद हो रहा है। अपने जो प्रीवियस ऑल टाइम हाइज थे 175-180 के, उसको पार किया एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते की कंसोलिडेशन दी, और आज फिर से एक ऑल टाइम हाइज पर स्टॉक बंद हो रहा है अनिल जी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स अनिल जी इसमें देखने को मिल रहे हैं, और जिस हिसाब से अनिल जी कूलेंट सॉल्यूशंस देता है ये कंपनी, फंडामेंटल्स मैंने काफी डिटेल में उस दिन SPL मिड कैप में भी डिस्कस किए थे। मुझे लगता है टेक्निकल सेटअप यहाँ पर काफी पॉजिटिव है, और इसको BTST के तौर पे जरूर खरीदारी करके चला जा सकता है। मुझे लगता है 210 और 220 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। 192 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बैंको प्रोडक्ट्स, बैंको इंडिया में खरीदारी की राय है। का स्टॉप लॉस लगाए 210-220 के टारगेट के लिए करे खरीदारी। अगला बिगुल BTST का श्रीकांत जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी देखिए, आज जो जैसे दिन था, इनफैक्ट बड़े इवेंट का दिन है, वहाँ पे अगर आप देखें तो जो निफ्टी की जो फॉर्मेशन बनी है वो क्लियरली एक इनसाइड बॉडी फॉर्मेशन बनी है, जो एक टाइट रेंज के कंसोलिडेशन को इंडिकेट करती है, और साथ ही साथ ये बताती है कि हम इतने ऊपर एक अच्छे रेजिस्टेंस के आसपास आके खड़े हुए हैं, और उसके ब्रेकआउट के बाद हमें जो नेक्स्ट लेवल्स देखने मिलेंगे वो तकरीबन 16,000 से लेकर 16,100 के हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आज के दिन में जो एक मार्केट ने सस्टेनेंस दिखाया है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि अपसाइड ब्रेकआउट हमें देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि 15,900 के जो कॉल ऑप्शन है अगले सीरीज के, यानी 1 जुलाई के, हम उसे बाय करके चलेंगे, जो तकरीबन चल रहे हैं कुछ 72 के करीब। इसे बाय करके चले। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है एट
30 रुपीज़, यानी कि एक 40 रुपए का 40 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स रखेंगे कम से कम 150 से लेकर 170 रुपए के। तो 15,900 के कॉल ऑप्शंस खरीद के जाने की राय रहेगी। ओके, तो 15,900 की कॉल ऑप्शन खरीद कर जाने की राय है। यहां से बाजार का मोमेंटम बनेगा। एक्सपायरी खत्म होने की तैयारी में, बस आखिरी 3 मिनट बाकी हैं और उसके बाद आप फिर से बाजार का और एक्शन लौटते हुए देखेंगे। एक्सपायरी वैसे अच्छे नोट पर हो रही है, लगभग 100 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी क्लोज आउट होने के लिए तैयार हो रहा है। कल से वायदा कारोबार के हिस्सा बनने वाले हैं कुछ स्टॉक्स। इंडियन होटल्स पर तो अनिल जी ने आपको ऑलरेडी राय दे दी है। बाकी स्टॉक्स के भी जल्दी से एक व्यू ले लेते हैं। कुणाल जी, कोरोमंडल पर अपनी राय दें, कल से वायदा कारोबार का हिस्सा। देखिए, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है दीपांशु। कोरोमंडल इंटरनेशनल अब डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने का अवसर इसमें मिलेगा। ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, नीचे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है, उसका ब्रेकआउट आया है, तो कोरोमंडल में तेजी बनी रहेगी मुझे लगता है डेरिवेटिव्स में आने के बावजूद। और यहां पर एक स्टॉप लॉस रखा जाना चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो मेरी राय में 880 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करें पोजीशन को। कल भी इसमें तेजी बनती हुई दिखेगी और शायद 950 के लेवल्स आपको आते हुए दिखे। ओके, 950 के लेवल्स कोरोमंडल के लिए। बंसल जी, एक क्विक व्यू मेट्रोपोलिस पर। दिपांशु 2842 के अराउंड चल रहा है। टेक्निकल स्ट्रक्चर यहाँ पर अच्छा है और 2800 रुपए 2800 यहाँ पर एक सपोर्ट है और टेक्निकली चांसेस हैं ये स्टॉक ऊपर में 2920 2925 तक की रैली शॉर्ट टर्म में दिखाए। ओके, तो पॉजिटिव मोमेंटम मेट्रोपोलिस के लिए भी। सुमित जी, एबी फैशन। मेरे को लगता है दीपांशु स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चले। स्टॉक आने वाले दिनों में एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाएगा। स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, बट स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चले। 210 211 के आसपास जल्दी स्टॉक ऊपर में 220 से 230 रुपए तक के लेवल दिखाएगा। चलिए, तो ये है आपके लिए 4 स्टॉक्स। इंडियन होटल्स पर राय दे दी है अनिल जी ने, एबी फैशन, मेट्रोपोलिस, कोरोमंडल, जो कल से वायदा बाजार का हिस्सा बनेंगे। पर आज के एक्शन की बात करें, एक्सपायरी की तरफ आप मूव करते हुए दिख रहे हैं। अच्छी मूव आ रही है निफ्टी पर, 15,800 के जस्ट नीचे एक्सपायरी के लिए तैयार है बाजार। आईटी स्टॉक से आज मिला है सबसे ज्यादा सहारा। इन्फोसिस टॉप गेनर 3.5% ऊपर, टीसीएस 3% की तेजी, टेक महिंद्रा, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजीज यहां पर भी अच्छी खरीदारी दिखी है और आईटी इंडेक्स ये भी नए लाइफ हाई पर है। इसके अलावा JSW स्टील में आपने एक्शन देखा है, टाटा स्टील में भी पॉजिटिविटी बनते हुए आपको दिखी थी, बजाज फिनसर्व में आपने खरीदारी बनते हुए देखी है, एशियन पेंट्स, ICICI बैंक, L&T, M&M, HDFC बैंक, मारुति लगातार चौथे दिन और UPL यहां से भी बाजार को सहारा मिलते हुए दिखा है। ब्रेथ एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखें तो 35 स्टॉक्स पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज आउट हो रहे हैं। रिलायंस से सपोर्ट नहीं मिला है। AGM के अनाउंसमेंट्स अभी तक तो एटलीस्ट बाजार को अच्छे नहीं लगे हैं। अब कल ही देखते हैं क्या फाइनल मूव आती है, बट 2.5% नीचे टॉप लूजर रिलायंस, IOC, कोल इंडिया, भारती एयरटेल, अदानी पोर्ट्स, ONGC नतीजों से पहले, श्री सीमेंट, आइशर मोटर्स, सिप्ला और हीरो मोटोकॉर्प कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने सुस्ती बनती हुई देखी है आज के एक्शन में। वायदा बाजार की और कंपनीज की बात करें तो आईटी से ही पूरा सहारा था बाजार को। कोफोर्ज, एम्फोसिस, L&T टेक और साथ ही माइंडट्री यहां पर पॉजिटिविटी आपको बनती हुई दिखी है। सिटी यूनियन बैंक बढ़िया एक्शन में आते हुए दिखा आपको आज। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कल की जबरदस्त तेजी के बाद आज भी पॉजिटिव एक्शन में दिखा, पर उस 4% फिसला है। अपोलो टायर्स यहां पर आपको सुस्ती दिखी है। जुबिलेंट फूडवर्क्स, महानगर गैस, REC, HDFC AMC, PVR और पेट्रोनेट कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने कमजोरी बनती हुई देखी है। और कैश स्टॉक्स में भी काफी सारे काउंटर्स पर आज आपने एक्शन बनते हुए देखा है। नई लिस्टिंग्स पर भी नजर डाल दीजिए। सोना, BLW लिस्टिंग के बाद 20% का सर्किट, कुल 24% की गेंस और श्याम मेटालिक्स भी 20-22% की अच्छी गेंस के साथ क्लोज आउट होते हुए दिख रहा है। शुगर स्टॉक्स में अच्छा एक्शन, UTI AMC में अच्छा उछाल, बिरला कॉर्प, गुजरात अंबुजा, कल्पतरू पावर और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, साथ ही SBI कार्ड्स कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको बढ़िया तेजी दिखी है। तो ऑल इन ऑल अनिल जी, इवेंटफुल जून सीरीज और स्पेशली अच्छी रैली वाली सीरीज क्लोज आउट हो रही है। 15,800 के जस्ट नीचे 100 पॉइंट्स का उछाल और ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के उछाल के साथ 34,850 के ऊपर निफ्टी बैंक की प्रोविजनल क्लोजिंग सर। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए आज की क्लोजिंग और दमदार क्लोजिंग मानी जाएगी एक्सपायरी के दिन, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दीपा, आज के सेशन में मालूम है सबसे अच्छी बात क्या हुई है? आज बाजार ने शीर्षासन नहीं किया। लगातार 4 दिनों से जो शीर्षासन हो रहा था कि जहां खुलते उसके विपरीत जाकर बंद होते हैं, तो आज जहां खुले वहां से हम मजबूती के साथ ही बंद हुए।
कमजोरी के साथ बंद हुए। दिन भर का चार्ट देखिए, आप देखिए निफ्टी का लेकर आइए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, कोई खराबी नहीं है, हम अच्छे ही बंद हुए हैं, इनफैक्ट ऊपर ही बंद हुए हैं जहां से। तो बड़े दिनों बाद 4 दिनों के ट्रेंड को हमने तोड़ा है और ऊपर की तरफ बंद होने में कामयाबी हासिल की है। न सिर्फ निफ्टी बल्कि बैंक निफ्टी भी 24,827 के आसपास जो बंद हुआ है प्रोविजनली, अच्छा माना जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं। और 52,700 के आसपास सेंसेक्स बंद होता हुआ। तो ये है आज का एक्शन क्लोजिंग के लिहाज से। लेकिन बाजार में एक्शन भरपूर रहा है आज, और बाजार बंद होने के बाद जी बिजनेस पर एक्शन है भरपूर। और 4:30 बजे अगर आपको एक्सपायरी की वजह से स्ट्रेस है, थकान है, या फिर आपने अगर बंसल जी की तरह कोई फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा की है, योगा किया है, एक्सरसाइज की है, कुछ जिम विम गए, तो भी बंसल जी आपके लिए और बाकी हमारे सारे दर्शकों को तरोताजा करने के लिए एक विशेष शो 4:30 बजे। और ये शो है बात दुनिया की। दुनिया भर की बहुत ही बेहतरीन, मनोरंजक, दिलचस्प और आंखों को सुकून देने वाली कुछ बेहतरीन खबरें आपको मिलेगी। और ये शो मिस मत कीजिएगा। एक झलक मैं आपको अभी दिखा देता हूं। आखिर किस बयान से हुई पाकिस्तान के पीएम की किरकिरी? कोरोना काल में भारतीय शेयर बाजार की पूरी दुनिया में धूम। कराएंगे आपको सैर पानी पर चलती कार की। दिखाएंगे मॉडर्न मैकेनिक्स का कमाल, 10 मंजिला बिल्डिंग बनी, वो भी 28 घंटे में। नॉर्थ कोरिया में क्यों बिक रही है 7,000 में कॉफी और 3,000 में केला? और कहां हो रहा है चाकू से मसाज? देखिए बात दुनिया की, गुरुवार शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो ये है आपके लिए आज का विशेष शो, दिलचस्प शो, मिस मत कीजिएगा। शाम का 5 बजे का शो भी बेहद दिलचस्प है, और हमारे जितने पैनलिस्ट हैं आप सबके लिए भी है, और विशेष तौर से मेरे लिए भी है, मुझे भी देखना है, क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने जा रहा है। आजकल सोशल मीडिया पर पॉलिटिशियंस हुए, सेलिब्रिटीज हुए, जैसे कि आप सब लोग हैं, आपके नाम पर, किसी के भी नाम पर बड़े फेक अकाउंट बन जाते हैं। किसी ने ट्विटर हैंडल फेक बना लिया, किसी ने फेसबुक पर, मतलब मेरे तो इतने सारे होंगे मैं गिन भी नहीं सकता कितने, हर रोज 2-3 बंद करवाने पड़ते हैं। और मजे की बात है, मालूम क्या है, वो मेरे सारे कॉन्टेक्ट में जाकर उनको मैसेज भेजेंगे कि मुझे 30,000 रुपए की बड़ी सख्त जरूरत है। ये फिर जो सामने वाला वापस मैसेज देता है, अरे अनिल जी आपके पास तो मेरा नंबर है, जरूरत होगी तो फोन करके भी तो ले सकते हैं, फेसबुक पर मांगने की क्या जरूरत, तो पकड़ा जाते हैं। अब उनको नहीं बताया, लेकिन ठीक है, आप सबके नाम पर मांगते हैं, तो इसलिए अब जो नियम बदल रहे हैं, उन नियमों के चलते जो लोग फेक अकाउंट बनाएंगे उनकी खैर नहीं। नया आईटी एक्ट आ रहा है। इस आईटी एक्ट में सोशल मीडिया कंपनियों को जैसे ही इसकी शिकायत की जाएगी कि ये हमारा फेक अकाउंट है, उन्हें 24 घंटे के भीतर इसको बंद करना पड़ेगा। तो कम से कम मेरे 15-20 अकाउंट तो बंद हो जाएंगे, ये बात पक्की है, इसमें कोई डाउट नहीं। इतने सारे खुले हुए हैं, तो मैं भी देखूंगा, आप भी देखिए। ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि ये एक अच्छा कानून होना चाहिए जिससे फायदा होगा। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल है कि इस नियम से क्या आपको, हमें वाकई में फायदा होगा? इसका फायदा उठाने के लिए हमें करना क्या है, कैसे शिकायत करनी है, कैसे क्या कुछ होगा, इसी पर हम खास तौर से बातचीत करेंगे आज। फेक अकाउंट पर कानूनी फंदा। हमारे साथ होंगे 2 जाने माने एक्सपर्ट। अमित दुबे साहब होंगे, सोशल मीडिया एक्सपर्ट है वो, और साइबर लॉ एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता साहब होंगे। इन दोनों से हम करेंगे बातचीत। जैन साहब, आपका अभी तक फेक अकाउंट बनाए कि नहीं बनाए? अनिल जी, मैं तो घबरा गया था फेसबुक पे, जैसे आपने बोला। फिर फेक अकाउंट मेरा 7-8 साल पहले कई है, कोई जना रिसर्च बेच रहा है ट्रेडशिफ्ट के नाम से, और फिर वापस से कोई टेलीग्राम पे पैसा मांग रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और काफी लोगों ने रिपोर्ट भी कर दिया। लकीली हमें काफी चाहते हैं जो हमारे फॉलोअर्स और जो लोग शुभचिंतक है, जैसे कि फ्रेंड्स भी हैं फेसबुक पे, तो उन्होंने जो आपने कहा कि वो फोन करके ही मांग लेंगे अगर संदीप जी को जरूरत है। तो ये 6-7 महीने से मैं भी काफी फेस कर रहा हूँ। तो आपको बहुत बहुत बधाई जैन साहब, आपके फेक अकाउंट बनने पर। जैसे आपका फेक अकाउंट बना, इसका मतलब ये कि आप बड़े आदमी हो चुके हैं, सेलिब्रिटी हो चुके हैं, और उसकी आप बधाई स्वीकार करें, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के बनते हैं, बाकी तो किसके बनते हैं, सीधी सीधी बात है। तो जिनके नाम पे आप कुछ कर सकते हैं उन्हीं का तो बनेंगे, नहीं तो किसका बनेगा।
लेकिन ये मजाक की बात है। असली बात यह है कि इन अकाउंट से अब मुक्ति मिलेगी, सब न सिर्फ उन लोगों के जिनके अकाउंट बन रहे हैं, बल्कि उन लोगों को भी, आम लोगों को भी, जो फर्क नहीं कर पाते कौन सा फेक अकाउंट है कौन सा सही अकाउंट है। टेलीग्राम पर हुआ, बाकी फेसबुक पर हुआ, ट्विटर पर हुआ, और वो फंस जाते हैं इन सारे चक्रों में। तो उनके लिए ये बड़ा बेहतरीन कानून होगा। इस पर ये शाम 5 बजे का शो मिस मत कीजिएगा। रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में आज एक बड़ी गहन चर्चा है, बड़ा गंभीर विषय है जिस पर हम बातचीत करेंगे। क्यों महाराष्ट्र में फिर से बढ़ सकती है पाबंदियां? जी हां, महाराष्ट्र में कोरोना से जुड़ी पाबंदियां बढ़ सकती है, और कोरोना जैसे ही काबू में आने के संकेत दे रहा था, वैसे ही थोड़ा सा एक नया संकट फिर से महाराष्ट्र को घेरता हुआ दिख रहा है। तो क्या फिर से कर्फ्यू लग सकते हैं? आखिर क्या दिक्कतें हैं? पाबंदियों की नौबत क्यों आ रही है? इसका पूरा विश्लेषण होगा आज रात 8 बजे। क्यों महाराष्ट्र में बढ़ सकती है पाबंदियां? इसके अलावा मुंबई के पास ही है नवी मुंबई, और नवी मुंबई आज रही है पूरी तरह से जाम। तो ये क्या वजह रही कि आज नवी मुंबई जाम रही? कई लोग रास्ते में फंसे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भी ढेर सारी खबरें हैं देश दुनिया की जो आपको इंडिया 360 डिग्री में देखने को मिलेगी। तो मिस मत कीजिएगा ये भी एक और शो। एक और शो जो आपको मिस नहीं करना है वो आएगा कल सुबह 11 बजे रामदेव अग्रवाल साहब के साथ। वेल्थ क्रिएशन सीरीज का जो हमने शो बनाया है, वेल्थ क्रिएशन का परफेक्ट फॉर्मूला, उसका सेकंड एपिसोड, फाइनल एपिसोड कल आपके लिए 11 बजे पेश किया जाएगा। तो जो पहला एपिसोड आपने पिछले शुक्रवार को देखा, आपको पसंद आया, उसके लिए शुक्रिया। ये वाला एपिसोड और ज्यादा जानकारी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स और वेल्थ क्रिएशन के नुस्खों पर आधारित होगा। उसकी एक झलक आप अभी देख सकते हैं, और इस शो को मिस मत कीजिएगा। तो कल ये 11 बजे आपके लिए विशेष शो। वो 19th स्टडी है आपकी 100x। मैं टाइटल जब देखा था तभी मैं दंग रहा, अरे कोई स्टॉक 100 गुना भी हो सकता है, क्योंकि हमारा उतना विजन नहीं है शायद। 10 साल बोलेंगे तो 100 गुना 50-60% चाहिए, लेकिन यदि 100 गुना आपको 20 साल में करना है तो 25% चाहिए बस। 25% हर साल में 10 गुना काफी है। 10 साल में 10 गुना, 20 साल में 100 गुना, और 30 साल में 1000 गुना भी है। कितने समय में डबल हो वो रीजनेबल है, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कितना पैसा मार्केट से हम बनाएं, ये हमारी रीजनेबल उम्मीद होनी चाहिए। 14-15% 5 साल में डबल एक्सपेक्ट करना गलत नहीं, रीजनेबल है। रीजनेबल ये कंपनी दम है कि नहीं, ये लंबे रेस का घोड़ा है कि नहीं, और लंबे रेस का अगले 20 साल आई एम बाइंग फॉर नेक्स्ट 25 ईयर। तो मुझे ये समझना कि ये पीछे 20 साल में क्या किया। करेक्ट। यदि है 20 साल में तो फिर इसका चांस है आगे भी चले। तो ये था आपके लिए आज का और कल के विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा, आपको जो हमने बता दी है। आप सभी से विदा लेने का वक्त है। विदा लेने से पहले बंसल जी, आपको एक विशेष सलाह देना चाहता हूं, क्योंकि आज से आपने एक अच्छे काम की शुरुआत की है, योग करना शुरू किया है, और आप उसके वजह से दिक्कतें महसूस भी कर रहे हैं। इसका एक ही सॉल्यूशन है, जब तक आप रोज करते रहेंगे आपको दर्द नहीं होगा, और जैसे ही बंद करेंगे दर्द बढ़ेगा। एक दिन करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, फिर करेंगे, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, लगातार करते रहें, रुके ना, चलते रहें। और कुणाल जी भी आपको कुछ हिदायत देने की कोशिश करें। जी कुणाल जी, क्या है एडवाइस बंसल जी के लिए? अनिल जी, ये जो बंसल जी को थकान महसूस हो रही है, इसकी कुछ तहकीकात मैंने की थी अनिल जी। तो विश्वसनीय सूत्रों से अनिल जी पता लगा है कि बंसल जी ने जो ट्रेनर रखी हैं, शायद उन्होंने बंसल जी से काफ़ी काम कराया अनिल जी, इसी वजह से ये हो रहा है। तो मेरा ये आग्रह है उनको कि अनिल जी इसको थोड़ा लाइटली लेना चाहिए उन्हें। नहीं, ट्रेनर और एंकर्स दोनों ऐसे ही होने चाहिए जो पूरा जमकर काम करवाएं। तो मैं पूरी तरह से दोनों प्रोफेशन में जो जैसे काम करवा रहे हैं उनके साथ में हूं, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहे। और बंसल जी, वैसे भी सैटरडे संडे तो आ रहा है, कल ही तो और काम करना है, उसके बाद तो 2 दिन आराम है। कल भी इसी तरह दम लगाकर पसीना बहाएं आप दोनों, शो के दौरान भी, सुबह और दोपहर में, और शो के अलावा योगा मैट पर भी। तो बिल्कुल तैयारी रखें, चिंता न करें, हेल्दी रहेंगे, वेल्दी रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आप सभी से विदा लेने का वक्त है। वागले साहब, जैन साहब, हिमांशु जी, सुमित जी, बंसल जी और कुणाल जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। आज के क्लोजिंग शो में कल सुबह होगी आपसे फिर मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।